Hello, good morning to all of you. I hope I'm audible. Very good morning to all of you. First of all, thank you very much to joining this session. आज जो हमारा सेशन है करंट मार्केट आउटलुक के ऊपर है। सेंसेक्स जो आज की डेट में अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच चुका है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर काफी लोगों का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, बट इसी बीच में बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आते हैं कि अगर बाजार इतने पीक पर है तो मुझे क्या करना चाहिए। क्या यह सही समय है बाजार में घुसने का? क्योंकि जो लोग पुराने इन्वेस्टर हैं उनके मन में यह सवाल रहता है कि अगर बाजार 80,000 के आंकड़े पर है और निफ्टी 24,000 के आंकड़े पर है तो क्या मुझे अब निकल जाना चाहिए, या जो नए लोग हैं जो कहते हैं कि ऑलरेडी हम एक रैली को मिस कर चुके हैं तो अब तो बाजार इतना बढ़ चुका है, अब मुझे क्या घुसना चाहिए। तो आज हम उस दोराहे पर खड़े हैं जहां पर जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है वो भी ना कहीं असमंजस में है, और जो एक नया इन्वेस्टर है जिसने सिर्फ रैली को आते हुए देखा है, और खासकर 2020 आफ्टर कोविड सिनेरियो जो उसने एक बहुत बूमिंग देखा है सेक्टर, वो अब सोचता है कि क्या मैं ये कुछ चीज मिस तो नहीं कर गया। तो आज उन्हीं टॉपिक्स को लेकर हम आज ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं छोटा सा ब्रीफ अपने बारे में दे दूं। वैसे तो मैक्सिमम लोग मुझे जानते ही होंगे। माई सेल्फ इज संदीप गुलाटी। वी आर इन फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर फॉर द लास्ट 22 ईयर्स। आप में से बहुत सारे लोग हमारी सर्विसेज को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। आगे भी हम इसी तरीके के सर्विसेज आपको देते रहेंगे। आज का जो सेशन है इसके लिए वी हैव स्पेशली इनवाइटेड वन स्पीकर जो मार्केट के अंदर 20 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं, जिनको मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, सेंसेक्स की, बाजार की बहुत अच्छी समझ और पकड़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की डेट के अंदर जो हमारे फंड मैनेजर्स होते हैं उनके साथ बैठना, समझना आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है, मार्केट के अंदर क्या सेंटिमेंट्स चलने वाले हैं, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है, उन सब चीज़ों की पकड़ उनकी बहुत है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए पालीवाल जी को सुपुर्द करता हूँ। वेलकम अमित पालीवाल जी, ओवर टू यू। आज हम बात करेंगे ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन की। हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की ग्रोथ की। तो अब जब मार्केट इतनी ऊपर है तो हम समझेंगे कि शेयर बाजार क्यों चढ़ रहा है, और ऐसे में शेयर बाजार में निवेश करें, क्यों करें और कहां करें। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चढ़ते हुए शेयर बाजार में हम कहां निवेश करें, कौन से सेक्टर में जाएं, बाजार में एंट्री करने का समय है या बाजार से एग्जिट करने का समय है। और हम ये भी समझेंगे कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश को कुछ ऐसे तरीके से किया जाए कि आई कैन ड्रॉ माई सेकेंड सैलरी और माई सेकेंड बिजनेस इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड। मतलब निवेश को ऐसे करो कि ये निवेश मुझे इतना प्रॉफिट दे कि मेरी घर में दो सैलरी आनी शुरू हो जाए। जैसा अभी गुलाटी साहब ने कहा, मार्केट ऑलरेडी पीक पर है। सेंसेक्स 80,000 है, निफ्टी 24,000 है, और लोगों को लगता है ये मार्केट का टॉप है, अब तो बाजार बहुत ऊपर आ गया, इसके ऊपर कहां जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि ये बाजार का बॉटम है, यहां से अगला बुल रन शुरू होगा और मार्केट अगले 5 साल में यहां से डबल हो जाएगा। ये मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी पिछले 5 साल में डबल हुआ है, 15% का इसमें ग्रोथ रहा, और हमको अगले 5 साल में निफ्टी 50,000 पे होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सेंसेक्स आज आप 80,000 पे देख रहे हैं, एक्चुअल में इट वाज स्टार्टेड इन 1979 विद 100 रेट पॉइंट। ये सेंसेक्स की शुरुआत हुई थी 1980 में। सन 2000 आते आते सेंसेक्स 5,000 हो गया, तब भी लोगों को लगता था मार्केट बहुत ऊपर है। 2020, आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले, सेंसेक्स 40,000 था, तब भी लोगों को लगता था मार्केट बहुत ऊपर है। आज 2024 में सेंसेक्स 80,000 है और अभी भी लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर है। और सच ये है
आप हो, मैं हूं या मार्केट के प्रोफेशनल्स हो, आज तक कोई नहीं बता पाया कि मार्केट का टॉप क्या होगा और मार्केट का बॉटम क्या होगा। लेकिन एक बात सबने देखी है कि लंबे समय के लिए जिन लोगों ने निवेश किया उनको भारतीय शेयर बाजार से 16% का रिटर्न मिला, सेंसेक्स और निफ्टी से। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी जो है, सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनी से बनता है और निफ्टी इंडिया की टॉप 50 कंपनी से बनता है। और यहीं अगर मैं इसके साथ म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, शेयर बाजार में पैसा निवेश करने का एक बेहतर तरीका है। तो इस रैली के दौरान जब हमारा सेंसेक्स 100 रुपए से लेके 80,000 पे पहुंचा, बहुत सारे शेयर मल्टी बैगर हुए, 1000 गुना बढ़ गए और बहुत सारे शेयर बर्बाद भी हुए, कुछ कंपनियां दिवालिया भी हो गई। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक अमूमन 40 से 50 कंपनी में निवेश होता है। जब आप एक कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है। वो कंपनी चढ़ेगी तो आपका पैसा चढ़ेगा, वो कंपनी गिरेगी तो आपका गिरेगा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो एक्चुअल में आप एक साथ 50 कंपनियां लेते हैं। अब इन 50 कंपनी में कौन सी कंपनी खरीदनी है, कौन सी बेचनी है, कौन से शेयर में कब एंट्री करना है, कौन से सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ाना है, शेयर बाजार में कब एंट्री करना है, कब निकलना है, सब म्यूचुअल फंड कंपनी की रिसर्च टीम करती है और अपने आप पोर्टफोलियो में चर्निंग करती है। कब शेयर खरीदेंगे बेचेंगे उनकी टेंशन, और 40 से 50 कंपनी के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो ग्रोथ निकलेगी वो एक्चुअल में आप सभी इन्वेस्टर को मिलती है। तो म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए शेयर बाजार में निवेश करने का पूल है। आप उस पूल का हिस्सा बन के 40 से 50 कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उनसे प्रॉफिट कमाते हैं। और एक आम आदमी के लिए 50 शेयर खरीदना, उन पे रिसर्च करना पॉसिबल ही नहीं है। और यदि अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड इंडिया का एक सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है, जिसको पूरे 30 साल हो गए और 30 साल सफिशिएंट होते हैं प्रूव करने के लिए। 1995 में जब ये फंड लॉन्च हुआ था लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के द्वारा, तब इसका एनएवी 10 रुपए था। जो म्यूचुअल फंड के एनएवी होते हैं वो 10 रुपए से शुरू होते हैं। आज सन 2024 में इसका एनएवी 4,000 रुपए है। आज भी लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। आज लोगों को लगता है कि 10 रुपए की चीज 4,000 की हो गई, ये तो बहुत ऊपर आ गया। लेकिन ये 200 हुआ था तब भी लोगों को लगता था बहुत ज्यादा। जब ये 500 हुआ था तब भी लोगों को लगता ज्यादा। जब ये 2,000 हुआ था तब भी लोगों को लगता था ज्यादा है। लेकिन इस फंड ने अल्टीमेटली पिछले 30 साल में 1 लाख के बदले 4 करोड़ बनाए हैं। यानी हर वो निवेशक जिसने इस फंड में 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया, उस कस्टमर को आज सच में 4 करोड़ रुपए वापस मिल रहे हैं। और आप इस बात को इंटरनेट पे खुद सर्च कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया है। वैसे भी यदि आप गूगल पे लिख देंगे रिलायंस ग्रोथ फंड तो आपको पूरा पता चल जाएगा कब लॉन्च हुआ था और कितनी वैल्यू बनी। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो रिटर्न बना वो 22% सालाना बना, जिसे हम कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट कहते हैं, कि सालाना ब्याज की दर। शेयर बाजार में ग्रोथ 16% की थी। म्यूचुअल फंड उससे कुछ बेहतर मैनेज करता है और बेहतर रिटर्न बनाता है, वो इसकी परफॉर्मेंस में दिखा। और अगर मैं इसके जैसे और फंड ले लूं, वो सभी म्यूचुअल फंड जो इंडिया में 25 साल पहले आए थे, आज उन सभी फंड्स की एनएवी 2,000 से 3,000 की रेंज में है। यानी मोटा मोटी सभी फंड ने 1 लाख के बदले 2.5 करोड़ के लगभग बनाया। अब आप लोगों को लगेगा कि यार 25 साल तो बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, हमको थोड़ा शॉर्ट टर्म बताओ, हम तो 10 साल 15 साल की पॉलिसी का सोच रहे हैं। अगर मैं 15 साल पुराने फंड लूं, इंडिया में जो म्यूचुअल फंड 15 साल पहले लॉन्च हुए थे, आज उन सबकी एनएवी 150 के लगभग है। यानी 15 साल में पैसा 15 गुना हुआ। और अगर मैं और शॉर्टर पीरियड लूं, वो सभी फंड जो पिछले 5 साल में लॉन्च हुए हैं वो ऑलमोस्ट सब के सब दुगने से ज्यादा हैं। सब में 20% का ग्रोथ आ रहा है। और अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करूं कि शेयर बाजार में मंथली निवेश कैसे करें, भैया हमको तो सैलरी आती है, हम तो महीने का 5,000 दे सकते हैं, तो 5,000 महीने से मैं शेयर कैसे खरीदूं? तो म्यूचुअल फंड एसआईपी एक ऐसा रूट है जिससे आप हर महीने एक मुश्त रकम शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। और पिछले 15 साल में जिन लोगों ने 15,000 रुपए महीने का एसआईपी चलाया, आज रियल में उन लोगों को 1 करोड़ रुपए वापस मिल रहे हैं। और ये सच में हो चुका है, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, इट हैपेंड इन पास्ट।
जिन लोगों ने निवेश किया उनको 15, 16, 18% की ग्रोथ मिली। अब लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड यानी शेयर बाजार। म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं और उसमें शेयर बाजार वाला फंड भी एक फंड होता है। लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे ये दो फंड आपके सामने स्क्रीन पे हैं। एसबीआई गोल्ड फंड, ये फंड प्योर गोल्ड में निवेश करता है, जो 24 कैरेट सोना होगा, और जो 24 कैरेट सोने का रियल रिटर्न होगा वही आपको मिलेगा। इसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ है एलआईसी बैंकिंग पीएसयू फंड। ये एक प्योर डेट फंड है जो बैंक्स के बॉन्ड लेता है, गवर्नमेंट कंपनीज के बॉन्ड, रूरल हाईवे प्रोजेक्ट के बॉन्ड। इसका भी शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट जो आपके सामने स्क्रीन पे है, गोल्ड फंड या डेट फंड, जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड होती हैं, माने 12 महीने के बाद पैसा चाहिए, या 2-3 साल के बाद घर में शादी है, या बच्चों का एडमिशन होना है। मान लीजिए यू हैव न्यू बॉर्न बेबी इन योर होम, घर में छोटा बच्चा है 1 साल का या 6 महीने का, तो सर 4 साल के बाद जब आप उसका किसी प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन कराएंगे ना, इफ आई एम टेकिंग इट टू बाल भारती रोहिणी या बाल भारती पीतमपुरा, या मैं डीपीएस द्वारका की बात करूं, तो ह्यूज एडमिशन फीस और डोनेशन यू हैव टू बेयर टू गेट एडमिशन इनटू दो स्कूल। यदि आपके घर में 12 से 13 साल की उम्र के बच्चे हैं तो टेंटेटिव 5 साल के बाद आप उनको पीएमटी की जो तैयारी कराएंगे, आकाश का कोर्स कराएंगे, उसके लिए आपको 5 से 7 लाख की प्रोविजनिंग करनी है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो हर साल दिवाली पे 5-7 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। आपकी कार अगर पुरानी हो चुकी है, दिल्ली में 15 साल के बाद कार स्क्रैप हो जाती है, तो ये जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड है, 2 से 3 साल के बाद आने वाले खर्चे, घर में शादी है, अब आपको पता होता है कि भतीजी की शादी अगले 4 साल में होनी है, या साली का रिश्ता तय हो चुका है, अगले 1 साल में शादी होनी है, तो अपनी शॉर्ट टर्म नीड के लिए भी यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू म्यूचुअल फंड, वो बिना शेयर मार्केट वाले फंड। अभी मैं म्यूचुअल फंड को थोड़ा और डिटेल में लूं, क्योंकि शेयर बाजार से पैसा कमाने की बात है तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और एक तीनों का कॉम्बिनेशन होता है मल्टी कैप। जिन लोगों ने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, मल्टी कैप फंड जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बराबर बांट के चलते हैं, उनका रिटर्न सेंसेक्स और निफ्टी से थोड़ा बेहतर आया। मतलब हम ये मान सकते हैं कि यदि सेंसेक्स और निफ्टी 15 देंगे तो ये म्यूचुअल फंड हमें 18 से 20% दे देंगे। अब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डिफरेंस ये है कि लार्ज कैप केवल बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े हाथी हैं, धीरे धीरे चढ़ते हैं और धीरे धीरे गिरते हैं। लेकिन स्मॉल कैप जो है छोटी कंपनियां हैं, इनमें मल्टी बैगर बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। और जो आज लार्ज कैप कंपनियां हैं, चाहे वो मारुति है, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री है, चाहे वो एशियन पेंट्स है, ये सभी कभी ना कभी स्मॉल कैप थे। तो यदि कोई व्यक्ति ज्यादा रिटर्न बनाना चाहता है तो उसे स्मॉल कैप कंपनीज वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करने से संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप लोग शेयर बाजार में निवेश करते हो तो आपने देखा है कि जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप वाली जो कंपनियां होती है, उनकी ग्रोथ रिलेटिवली लार्ज कैप से ज्यादा होती है। बट ऐसी स्मॉल कैप कंपनियां जो फ्यूचर में मल्टी बैगर बने, उन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसलिए यदि आप हायर रिटर्न बनाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज कर सकते हैं, और स्मॉल कैप का रिटर्न लार्ज कैप, मिड कैप वाली कंपनियों से स्लाइटली बेहतर होता है। अब हम बात कर रहे हैं साल में पैसा दुगना करने की, साल में पैसा 1.5 गुना करने की, 5 साल में पैसा 5 गुना करने की। देखो, शेयर बाजार की जो साधारण ग्रोथ है 15 से 20% है, वही साधारण म्यूचुअल फंड में मिलता है कि इफ यू इन्वेस्ट यू मे गेट योर मनी डबल इनटू 4 इयर्स। 4 साल में, 5 साल में पैसा दुगना होता है। लेकिन यदि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को समझ पाए, शेयर बाजार चढ़े, फ्लैट रहे या शेयर बाजार गिरे, कुछ ना कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो आउट परफॉर्म करते हैं, जिनका रिटर्न उस पर्टिकुलर साल में सेंसेक्स और निफ्टी से दुगना या कभी कभी 3 गुना ज्यादा होता है। ऐसे सेक्टर को यदि हम आइडेंटिफाई करें तो हम साल का 50% रिटर्न भी बना सकते हैं। जैसे दो सेक्टर आपके सामने हैं। सन 2020 में जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, उसी साल में यदि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखें तो जितने भी हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल के शेयर थे वो चढ़ने लग गए। आम निवेशकों को पता ही नहीं चला कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री कब ऊपर आ गई, और आम निवेशक ने जब तक एंट्री की तब तक प्राइस चढ़ चुका था। उसी टाइम पे एक फंड था, निपोन इंडिया फार्मा फंड, जो बेसिकली केवल हॉस्पिटल्स में, मेडिकल सेक्टर्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पैसा निवेश करता है। उस फंड ने 1 साल में 100% का रिटर्न दिया।
सेंसेक्स और निफ्टी नेगेटिव थे, लेकिन उस सेक्टर का रिटर्न 100% था। उसके एग्जैक्टली 6 महीने के बाद साइकिल बदला, क्योंकि लॉकडाउन के बाद टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई, रिमोट लोकेशन, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, और टेक्नोलॉजी के शेयर चढ़ने शुरू हो गए, और एक ही साल में आईटी इंडेक्स जो है वो डबल हो गया। तो इस अपॉर्चुनिटी को यूजुअली हम एक रिटेल निवेशक आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। बाजार में बैठे लोग समहाउ जल्दी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि वो भी सही समय पे समझ पाए, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी इस चीज को समझने की ज्यादा होती है। और उसी पीरियड में अगर मैं रिटेल की बात करूं, तो जो सारे शोरूम बंद थे, रिटेल सेक्टर बुरी तरह नीचे गिरा, प्रोडक्शन हाउस सब बंद हो गए, मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह से नीचे गिरा, और उन शेयर्स और म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न आए। दोस्तों, ये रिलायंस निप्पॉन फार्मा फंड का पोर्टफोलियो आपके सामने है। यदि आप में से कोई व्यक्ति मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हो, कोई डॉक्टर हो, या कोई अपना हॉस्पिटल खोलना चाहे, तो दोस्तों आप मुझे केवल 10,000 रुपए दे दीजिए, मैं आज भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपके नाम का खोल दूंगा। यदि आप ध्यान से देखें, इस फंड में यदि आप निवेश करते तो आपका पैसा कहां कहां लगेगा। यू कैन सी द नेम: अपोलो हॉस्पिटल, विजय डायग्नोस्टिक, नारायणा हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, थायरोकेयर लैब। तो ये वो कंपनी, और अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, सन फार्मा, ल्यूपिन फार्मा, सिप्ला, है ना, डॉक्टर रेड्डी रेंडेक्सी, इस तरह के। तो ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, इसमें आम निवेशक निवेश करते हैं। कोई 5,000 डालेगा, कोई 10,000 डालेगा, कोई 5 लाख डालेगा, कोई 500 रुपए महीना डालेगा। इस फंड की शुरुआत जो है दोस्तों, मैं आपको डेट दिखा देता हूं, ये पोर्टफोलियो है। इस फंड की शुरुआत जून 2004 में हुई थी, ये 10 रुपए का था, और अभी अप्रैल 30 में इसका रेट 428 रुपए है, यानी 1 लाख रुपए का 42 लाख रुपए बन गया। और यदि आपको भरोसा है इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री पे कि भाई हॉस्पिटल की डिमांड तो रहेगी, मेडिकल इश्यूज तो रहेंगे, और मेडिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग तो कमाएंगे, यदि आपको लगता है कि आपके डॉक्टर साहब खूब कमाते हैं, फलाना हॉस्पिटल खूब प्रॉफिट में है, तो उस प्रॉफिट के हिस्सेदार आप भी बन सकते हैं इस तरह के निवेश करके। अगर मैं कोरोना काल के जस्ट बाद की बात करूं, कोरोना खत्म होते ही जितने भी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो दोबारा से शुरू हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मींस रेलवे, पोर्ट, ब्रिज, हाईवे, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और इन सब की डिमांड एकदम से बढ़ गई। तो जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में थी, उनके शेयर अगले 2 से 3 साल में दुगने से ज्यादा हो गए। और एक म्यूचुअल फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में निवेश करता है, जिसका नाम है डीएसपी इंडिया टाइगर फंड। ये फंड ने पिछले 3 साल में लोगों का पैसा 3 गुना कर दिया। 3 गुना सर, 3 साल में 3 गुना। लेकिन ये उन्हीं को मिला जिन्होंने ये समझा कि अब अगले 3 साल इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। और मुझे लगता है जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर विल रिमेन कंटिन्यू इन द फोकस। और ये डीएसपी टाइगर जिस फंड की मैं बात कर रहा था, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप इसका पोर्टफोलियो कहेंगे तो गुलाटी जी आपको अलग से शेयर कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दे आर मैक्सिमम एक्सपोजर इनटू रेलवेज, रोड कंस्ट्रक्शंस, defense companies, electrical equipment companies, all those things which are involved in the Indian infrastructure space. और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से कमाना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पिछले 1 साल से सरकार का पूरा फोकस डिफेंस सिस्टम पे है कि डिफेंस की सुई के नोक के बराबर की वस्तु भी हम बाहर से नहीं खरीदना चाहते, जो बनेगा भारत में बनेगा। अभी तक हम डिफेंस के इक्विपमेंट, आर्टिलरी, गन्स, रॉकेट्स, ये सब बाहर से लेते थे। अब हम सब देश में खुद बनाएंगे और बाहर बेचेंगे, ऐसा सरकार का प्लान था। और वो नजर आया पिछले 1 साल में। देयर इज अ फंड कॉल एचडीएफसी डिफेंस फंड, जिसने 1 साल में पैसा 1 लाख का 2.25 लाख कर दिया। जून 2023 में ये फंड लॉन्च हुआ था 10 रुपए का, आज इसका कीमत 24 रुपया है। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को समझा और डिफेंस सेक्टर में वक्त रहते एंट्री कर ली, उन लोगों ने ये बेहतर रिटर्न बनाए। जहां सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न 20% रहा, वहां डिफेंस सेक्टर का रिटर्न जो है वो 110% रहा। ये कुछ कंपनियां हैं जो एचडीएफसी डिफेंस फंड के पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं: भारत एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर इंडस्ट्री, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, एमटार, एलएनटी, मतलब बहुत सारे नाम हैं। ऑल दोस कंपनी विच आर रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम। और ये एनएवी अगर आप देखें तो 2 जून 2023 को फंड लॉन्च हुआ। ये एनएवी जो है 31 मई की है, 21 रुपए की, और आज का एनएवी 24 रुपए है। तो शेयर बाजार में निवेश करने के लिए आप अपनी मर्जी से अच्छे शेयर ले सकते हैं रिसर्च करके।
एंट्री अमूमन हर कोई कर लेता है, लोग एग्जिट नहीं कर पाते। और यदि आप उस सेक्टर के किसी फंड में जाते हैं, डिफेंस फंड, टेक्नोलॉजी फंड, फार्मा फंड, तो रिटर्न बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि आप डिफेंस की 2 कंपनी ले पाएंगे, आप ऑटोमोबाइल की 3 कंपनी ले पाएंगे, लेकिन रिसर्च टीम रिसर्च करके ऑटोमोबाइल सेक्टर की 50 कंपनियां खरीदेंगे, वो डिफेंस की भी 20 कंपनियां खरीदेंगे। ये अलग अलग पीरियड में आई हुई ग्रोथ है कि सन 2000 में फार्मा चढ़ा, जैसे मैंने कहा, उसके एग्जैक्टली 6 महीने के बाद टेक्नोलॉजी का नंबर आ गया, उसके एग्जैक्टली 1 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, जिसे कैपिटल गुड भी कहते हैं, उसका नंबर आ गया। अब धीरे धीरे चीजें बदलती जा रही हैं और चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो स्क्रीन पे नंबर दिया मिस्टर संदीप गुलाटी का, दिस प्रेजेंटेशन हैव बीन अरेंज बाय मिस्टर संदीप गुलाटी। और हम किसी भी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड का प्रमोशन नहीं कर रहे। दिस प्रेजेंटेशन हैव बीन अरेंज ओनली एंड ओनली फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पस। आपको जो भी निवेश का डिसीजन लेना हो, आप अपने निवेश सलाहकार से पूछ के लीजिएगा। म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में होने वाला निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। कृपया निवेश के दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। अब देखो होता क्या है कि शेयर बाजार में लोग एंट्री तो कर जाते हैं, उनको टिप मिल जाती है कि फलाना शेयर खरीद लो, फलाने सेक्टर में ग्रोथ है, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते। अगर आप टाइम पे एग्जिट नहीं करेंगे तो बने बनाए रिटर्न्स निकल जाते हैं। जैसे 2000 वाली फार्मा की रैली में, 2020 की फार्मा और आईटी की रैली में जो लोग नहीं निकले, उनके प्रॉफिट वहीं के वहीं रुके हुए हैं और 4 साल से कोई ग्रोथ ना आना भी नेगेटिव रिटर्न्स है। जैसा मैंने कहा कि शेयर बाजार 100 रुपए से चढ़ के 80,000 पे गया, और देखो ये बाजार का मैंने ग्राफ दिखाया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता हुआ आया। बाजार ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, करेक्शंस आती हैं। और ये बाजार में आई हुई अलग अलग समय की अलग अलग करेक्शंस हैं कि शेयर बाजार कब कब गिरा। 1988 में गिरा, 1993 में गिरा, 2003, 2009, 2020। लेकिन बाजार जब जब जितना जितना गिरा, उसके अगले 2 साल में उससे बेहतर रिटर्न भी बना। तो शेयर बाजार तो ऐसे ही ऊपर नीचे होगा और कोई नहीं बता सकता कि टॉप क्या होगा और बॉटम क्या होगा। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब शेयर बाजार गिरता है तो जो तेजी से चढ़ने वाले शेयर्स और म्यूचुअल फंड है वो भी गिरते हैं। तो जब अगली बार बाजार यू टर्न लेके ऊपर आता है तो इंडस्ट्री बदल चुकी होती है, इकोनॉमी बदल चुकी होती है। और जरूरी नहीं कि पिछली रैली में जो शेयर और म्यूचुअल फंड जो सेक्टर चढ़े थे, इस रैली में भी वही हो। पहली रैली में पावर का बूम था, दूसरी रैली में हेल्थ केयर का बूम था, तीसरी रैली में ऑटोमोटिव का बूम था, और अब एक नया बूम इंडिया में सामने आ रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज वन ऑफ द न्यू थीम इन इंडिया। इंडिया ऑलरेडी ऑटोमोटिव और मेडिसिन में मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम बहुत पहले से ऑटोमोटिव और मेडिसिन को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। अब कुछ नए सेक्टर इंडिया में डेवलप हुए हैं, जिस वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। आज एप्पल का प्लांट इंडिया में है सर, मोबाइल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, फॉक्सकॉन करके कंपनी है। आप वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देख लीजिए, आज वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर चिप, लॉकडाउन के बाद गाड़ियों की 2-2 साल की वेटिंग थी, क्योंकि आप जो कार चलाते हैं ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेमीकंडक्टर और चिप लगे होते हैं, जिनसे कमांड सिस्टम काम करता है, जिनसे कंट्रोल सिस्टम काम करता है। और आज इलेक्ट्रॉनिक चिप और सेमीकंडक्टर के बगैर कोई कंप्यूटर, कोई गैजेट काम नहीं करता सर। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है, जिसके कई कारण हैं। एक, गवर्नमेंट का फोकस है कि विदेशी कंपनियां यहां आए, अपना प्लांट लगाएं। और एक चाइना प्लस वन स्टोरी है, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। हर वो कंपनी जिनका चाइना में प्लांट था, नाउ दे आर लुकिंग ए अल्टरनेटिव ऑप्शन कि चाइना के अलावा भी कहीं और अपना प्लांट लगाओ, ताकि चाइना में दोबारा ऐसा हो तो उनका सप्लाई चेन बंद ना हो। और वो सभी कंपनियां आज इंडिया में अपना सेकंड प्लांट लगा रही हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगले 5 से 7 साल में वी आर एक्सपेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू ग्रो ऑन मल्टीफोल्ड टाइम। और यदि मैं पिछले 1 साल की बात करूं, यहाँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, बैंक ऑफ इंडिया एंड आदित्य बिरला सन लाइफ, 3 मैन्युफैक्चरिंग फंड पहले से इंडिया में है, और उनका रिटर्न पिछले 1 साल में तीनों का एवरेज लगाऊं तो करीब करीब 55% है। सर 55% का मतलब होता है 1 साल में पैसा 1.5 गुना हो जाना। और 55% का रिटर्न यदि आए तो पैसा 5 साल में 7 गुना हो जाता है। 5 साल में 7 गुना, जहां 15% का ग्रोथ आता है ना, वहां 5 साल में पैसा दुगना होता है। जहां 55% का ग्रोथ आए तो 5 साल में पैसा 7 गुना होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही लेवल की ग्रोथ आएगी,
मैं जो बातें बता रहा हूं वो कुछ प्रोजेक्शंस हैं, कुछ फैक्ट्स के ऊपर फ्यूचर प्रोजेक्शन है, लेकिन ओवरऑल मैं यही मान के चलूंगा कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में 15 से 20% की ग्रोथ बनती है, जो फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप टाइप के नॉर्मल फंड लोग खरीदते हैं। यदि कोई सेक्टर स्पेसिफिक फंड में सही टाइम पे एंट्री करेगा तो वो हो सकता है 35, 40, 50% सालाना ग्रोथ भी बना ले। अभी मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, यदि आप लोगों ने नाम सुना हो, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने अपना मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड लॉन्च किया है। ये 19 जुलाई को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 2 अगस्त तक चलेगा। इस फंड में जो भी लोग निवेश करेंगे तो आपका पैसा बेसिकली इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में लगेगा, यानी आपकी कार बनाने की फैक्ट्री लगेगी, दवाइयां बनाने की फैक्ट्री लगेगी, केमिकल प्लांट लगेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगेगा। तो मोटा मोटी आपका पैसा फैक्ट्रियों में, प्रोडक्शन यूनिट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा, और जो वहां से रियल ग्रोथ आएगी, जो हमें उम्मीद है जो सेंसेक्स और निफ्टी से बहुत बेहतर होगी, वो आपको मिलने की संभावना है। जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय शेयर बाजार में 15 से 16% की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रही है। और वहीं अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, अगेन ये गारंटेड नहीं है, प्रोजेक्शन है। यदि केवल 15% की ग्रोथ जो पिछले 40 साल से आ रही है अगले 10 साल तक फिर आ गई, तो हमको अगले 2030 यानी 6 साल के बाद सेंसेक्स 2 लाख और निफ्टी 60,000 पे होता नजर आ रहा है। जो मैंने प्रेजेंटेशन के शुरुआत में भी कहा था कि निफ्टी इज एक्सपेक्टेड टू बिकम डबल, क्लोज टू 50,000 इन नेक्स्ट 5 to 6 ईयर, बेस्ड ऑन 15% प्रोजेक्शन, जिसकी मैं प्रिंटेड गारंटी नहीं दे रहा। और दोस्तों, यदि 15% का ग्रोथ आता है ना, तो आपका पैसा 5 साल में दुगुना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना होता है। 15%। यदि 20% की ग्रोथ आए तो 20 साल में पैसा 16 गुना की बजाय 25 गुना होता है। यदि 26% की ग्रोथ आ गई, जो मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लग रहा है कि 25-26% से तो ऊपर आएगी, तो दोस्तों 26% के कंपाउंडिंग फॉर्मूले का मतलब होता है 10 साल में पैसा 10 गुना होना। अगेन दीज ऑल आर द मैथमेटिक्स प्रोजेक्शन, जिनकी मैं गारंटी नहीं दे रहा। 15% अगर मैं ग्रोथ मान लूं बहुत ही कंजर्वेटिव साइड में कि जब चलो 15 ही आएगा, सबसे खराब शेयर हमारे होंगे, सबसे खराब म्यूचुअल फंड हमारा होगा, तो भी यदि आप 15,000 रुपए निवेश आज करते हैं तो आज से 15 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ का वेल्थ होगा। जैसे मैंने कहा था कि शेयर बाजार से दूसरी सैलरी कैसे कमा सकूं, तो यह कैलकुलेशन है आपके सामने। वट एवर द एक्स अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, यदि आप मुझे 10,000 रुपए महीना दे रहे हैं और बाजार में 15% की ग्रोथ आए, तो 5 साल के बाद जितना रुपया आप शेयर बाजार में डालते हैं उतने रुपए महीने का मंथली पेंशन आप ले सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ द ग्रोथ रेट ऑफ योर पोर्टफोलियो, चाहे आप शेयर्स खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, यूनिट लिंक प्लान लें या पीएमएस लें, if your money is growing with 15% growth rate, then whatever monthly amount you are investing, after 5 years you are expected to get the same monthly amount for a lifetime। माने 10,000 महीना देते हैं, 5 साल तक देते हैं, तो छठे साल से 10,000 रुपए महीना आपको मिलेगा, जिंदगी भर मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ग्रोथ रेट 15% रहे। अभी कुछ लोगों को लगेगा यार 15 तो फिर हम रिस्क नहीं ले सकते, 15 तो ज्यादा है, 12% पे मानो। यदि 12% का ग्रोथ आता है तो 6 साल तक जो भी आप पैसा मंथली देंगे, 7वें साल से उतने रुपए महीना मंथली ले सकते हैं। यदि 10% का ग्रोथ है तो अब 7 साल के बाद आप मंथली अमाउंट वापस ले सकते हैं। यदि 6% का ग्रोथ है तो 12 साल तक मुझे पैसा दीजिए, 12 साल के बाद जितने रुपए महीना आप दे रहे थे उतने रुपए महीना वापस ले लीजिए। और जो 12 साल 6% वाला मैं आपको बता रहा हूं, आज कम से कम 10 इंश्योरेंस कंपनियां ये वाला प्रोडक्ट बेच रही हैं कि 12 साल तक हमें पैसा दे दो और 13वें साल से हम आपको सेम अमाउंट देना शुरू कर देंगे। और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स। ये 10th स्टैंडर्ड के कंपाउंडिंग फॉर्मूले हैं। 15% की ग्रोथ पे 5 साल में पैसा डबल हो जाता है सर। जो पहले साल पैसा दिया वो 5वें साल डबल हुआ, दूसरे साल दिया वो छठे साल डबल हुआ, तीसरे साल दिया वो 7वें साल डबल हुआ। आप ही का पैसा डबल हुआ, आधा पैसा आपने ले लिया, आधा छोड़ दिया, जो आधा छोड़ा वो अगले 5 साल में फिर डबल होगा। इसकी पूरी एक कैलकुलेशन है, एक्सेल शीट में इसकी कैलकुलेशन बनती है, जो गुलाटी साहब के पास है। आप संदीप गुलाटी जी को टाइम देंगे तो वो आपसे ये डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हमारे बहुत सारे कस्टमर आज इस मंथली चैन का फायदा उठा रहे हैं।
राइट नो यू आर ना अर्निंग स्टेज, आपके खर्चे कम है, आमदनी अच्छी है, आप निवेश कीजिए। जब 45 और 50 के लगभग उम्र पहुंचेगी, जब बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए मंथली एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, तब आपकी सैलरी से अफोर्ड नहीं होगा, तो अगले 10 साल तक आप म्यूचुअल फंड एसआईपी चलाइए। 11वें साल से उसी एसआईपी से आप दुगना पैसा लेना शुरू कर दीजिए। दुगना मतलब 5,000 महीना दोगे, 10 साल तक दोगे, क्योंकि यहाँ 5 साल है, अभी मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, तो आपको डबल अमाउंट 5,000 महीना दिया, 10,000 महीना वापस मिलेगा। यदि आप 15 साल तक एसआईपी दे देते हो, 10,000 रुपए महीना 15 साल तक दो, 16वें साल से यू कैन गेट 30,000 पर मंथ। दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज पॉसिबल सब्जेक्ट टू 15% ग्रोथ रेट, जो मुझे लगता है कि आएगी, आ रही है, पर मैं इसकी प्रिंटेड गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, जो सबसे आखिरी वाली लाइन है उसकी प्रिंटेड गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां गारंटी के साथ ये प्रोडक्ट बेच रही हैं। इफ आई एम टेकिंग योर रिटायरमेंट प्लानिंग इनटू कंसिडरेशन, हम सब लोग, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, और दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली का जो किचन का या घर का हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो क्लोज टू 50,000 है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा और गुलाटी साहब का भी किचन का एक्सपेंस 40-50 हजार होगा। सर आज से 30 साल पहले ना, 1992 में मेरे पिताजी बताते हैं, तब हमारा घर 3,000 में चल जाता था, और 1 तोला सोना भी तब 3,000 का आता था। अगर मैं 2022 की बात करूं, आज से 2 साल पुराना आंकड़ा है, 1 तोला सोना 50,000 का था, और घर का खर्च भी 50,000 था। और मैं आज 2024 की बात करूं तो 1 तोला सोना करीब 65,000 है, मेरे घर का खर्च भी 65,000 है। एक मिडिल मैन के किचन का, हाउस होल्ड का एक्सपेंस ऑलवेज इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर ऐसा ही रहा, तो जब मैं और मिस्टर संदीप गुलाटी रिटायर होंगे, तो हम दोनों को हमारा घर इसी लाइफस्टाइल से चलाने के लिए 4 लाख रुपए महीना पेंशन चाहिए होगी, और 4 लाख रुपए महीना पेंशन लेने के लिए यदि 5% में एफडी का ब्याज मान लूं, तो 8 करोड़ की एफडी चाहिए। तो यदि आप लोगों का घर का खर्च इसके बराबर है, तो आप सोच लीजिए, आपको भी कम से कम 8 करोड़ का पेंशन फंड चाहिए। और यदि आपका घर का खर्च लाख रुपए महीने के लगभग है, तो आपको कम से कम 16 करोड़ के डिपॉजिट्स की जरूरत पड़ेगी, जस्ट टू हैव सफिशिएंट एंड पीसफुल रिटायर्ड लाइफ। इफ आई एम टेकिंग इफ आई एम टेकिंग चाइल्ड एजुकेशन इनटू कंसिडरेशन, दोस्तों आज से 15 साल पहले 2.5-3 लाख रुपए बहुत होते थे, बच्चे पढ़ लेते थे, खाली ग्रेजुएशन ही तो करनी होती थी, बहुत कम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे। आज 10 लाख में सिंपल ग्रेजुएशन हो रही है सर, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत बात की बात है। अगर यही हाल रहा, तो एक आम बच्चे को पढ़ाने के लिए 15 साल के बाद कम से कम 40 लाख चाहिए। और अगर मैं शादी की बात करूं, जैसी शादी 25 साल पहले 2-2.5 लाख में होती थी, आज वैसी शादी एक छोटे से बैंकेट हॉल में 200 लोगों का फंक्शन 10 लाख की कॉस्ट पड़ती है। ये 10 लाख की सबसे सस्ती शादी बता रहा हूं मैं आपको, मिडिल क्लास फैमिली की। The same marriage is expected to cost close to 50 lakh rupees after 25 years. So if you have one kid in your home, you need at least 1 crore rupees to garner that child. उसकी शादी और पढ़ाई के लिए 1 करोड़ चाहिए रहेगा, यदि आप 60-70-80 हजार महीना तनख्वाह वाले व्यक्ति हैं। इफ योर इनकम इज 2 लाख रुपीज, तब आप इन सबका डबल कर दीजिए, क्योंकि अगर आपकी आमदनी 2 लाख महीना है, तो फिर बच्चे की एजुकेशन का स्टैंडर्ड और शादी का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा, तब आपको एक बच्चे के लिए 2 करोड़ चाहिए रहेगा। ये कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, इफ समबडी वांट्स टू अचीव 1 CR, क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी बात की थी। दोस्तों यदि 1 करोड़ रुपए आपको अचीव करने हैं और आपका ग्रोथ रेट 5% है, कोई भी गारंटेड प्रोडक्ट आप ले लीजिए, जैसे आरबीआई बॉन्ड है, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, या पीएफ है, आज भले 7.5-8% आ रहा हो, लेकिन भविष्य में 5% रह जाएगा। तो 25,000 रुपए महीना यदि 5% पे ग्रो करे, तो 20 साल में 1 करोड़ बनता है। अब 50,000 सैलरी वाले के लिए 25,000 देना मुश्किल है। वहीं अगर मैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात करूं, और आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट एज वेल, कि आप ईएमआई पे प्लॉट लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, तो 8,000 रुपए महीना यदि 15% पे ग्रो करे, तो 1 करोड़ का टारगेट अचीव पॉसिबल है। अब 15% की ग्रोथ कहां आती है, वो देखना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में ये लेवल की ग्रोथ पिछले 40 साल से आ रही है, और आगे भी आती रहेगी। तो व्हाट वी रिकमेंड पीपल टू हैव अ पोर्टफोलियो combination of 3 asset class into your portfolio. Whatever money you wanted to invest, split up your money into 3 parts. यदि आप 10,000 का निवेश करते हैं, तो 33,000 रुपए के 3 हिस्से कीजिए। पहले 3300 रुपए से आप लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, कि कुछ अनहोनी हुई तो फैमिली को क्लेम मिल जाए। बाकी के 33% से आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड या गोल्ड खरीदिए, ताकि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, दोबारा कोरोना आ जाए, नौकरी चली जाए, इस तरह का कुछ भी इशू हो,
तो यू कैन हैव योर लाइफ रूटीन नॉर्मल की भाई ठीक है मेरे पास कुछ बॉन्ड है और कुछ एफडी है, मैं 6-8 महीने घर चला सकता हूँ। बाकी का 33% आप शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, बोली की कमेटी में, चिट फंड में, जहां आपको उचित लगे डालिए, जहां पे आपको अच्छी ग्रोथ मिल सके। अब एलोकेशन का रेट अलग अलग हो सकता है, आप मेरे साथ या गुलाटी जी के साथ कभी पर्सनली बैठिए या हम जूम मीटिंग पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के टारगेट्स क्या क्या हैं, बच्चों की शादी किस उम्र में होनी है, आपकी रिटायरमेंट किस एज में आनी है, तो आपका एलोकेशन रेट 30 की बजाय 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड दैट इज वेरी गुड, आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। यदि आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे और आपको 20% का ग्रोथ आएगा तो केवल 10,000 रुपए महीने से आप अगले 20 साल में 1 करोड़ जोड़ पाएंगे। दो कंडीशन, आप निवेश करते रहें और रिटर्न 20% आता रहे। पर क्या होता है कि जिस साल अपने बच्चे की शादी है उसी साल मार्केट गिर गया तो कुछ नहीं कर सकते। मैं जिंदा रहा तो जोड़ लूंगा, मैं ही 3 साल बाद नहीं रहा तो ऑलवेज हैव बैकअप ऑफ योर पोर्टफोलियो एज प्लान बी। दैट्स व्हाई वी रिकमेंड पीपल टू स्प्लिट अप योर मनी। सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, शेयर बाजार तेजी से चढ़ रहा है, 7% का जीडीपी फोरकास्ट है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत कल भी सोने की चिड़िया था, भारत आज भी सोने की चिड़िया है, भारत कल भी सोने की चिड़िया रहेगा। तो जिनको कमाना है वो निवेश कीजिए और आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से अपनी सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 और ये लेवल का ग्रोथ अगर रहेगा तो शेयर बाजार भी चढ़ेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो मैंने छोटा सा आउटलुक आपके सामने मार्केट का रखा। हमें लगता है कि अगले 5 साल में बाजार यहां से डबल होगा। तो मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन इज ओवर। थैंक यू गुलाटी साहब एंड ऑल द क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स टू ज्वाइन द सेशन। अब कोई क्वेश्चन आंसर है तो हम उसे ले लेते हैं। थैंक यू सर। Thank you, Amit ji, for your valuable words and your wisdom on this particular scenario. मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन ओपन कर रहा हूँ और अगर आप में से जितने भी हमारे ऑडियंस हैं आज के सेशन से रिलेटेड अगर उनके कुछ सवाल हैं तो प्लीज आप एक एक करके पूछ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट जब एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए उसके बाद ही दूसरा सवाल पूछे ताकि सब लोगों को पर्याप्त समय मिल सके। थैंक यू वेरी मच। सर आप अपने क्वेश्चन जो है ना कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हमने सबको अनम्यूट की कमांड दे दी है। मैं अभिमन्यु, मेरा एक क्वेश्चन है। ये SWP में क्या वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही होता है कि मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं? सर SWP एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद, जैसे आपने अभी मंथली इन्वेस्टमेंट शुरू किया और 5 साल तक आपकी वैल्यू एक्यूमुलेट हो गई, अब उस एक्यूमुलेटेड वैल्यू से यू कैन स्टार्ट विड्रॉइंग। ये फर्स्ट ऑप्शन था। और सेकंड ऑप्शन, आप आज इकट्ठा पैसा दे दीजिए, उस इकट्ठे पैसे से भी आप विड्रॉवल ले सकते हैं। ओके। अमित जी, हाँ जी। ये जो SWP है इसका जो कैलकुलेटर है वो हमें मिल सकता है? किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है उसके बारे में थोड़ा हमें मिले, हाँ जी, पता उसका चल जाए। कैलकुलेटर है, आप आर्यन जी या गणेश जी या प्रभात जी से ले लीजिएगा, मिल जाएगा। एक्चुअली वो कैलकुलेटर मेरे पास उन्होंने भेजा था बट उसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि वो उसको किस तरीके से ये यूटिलाइज मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद एक बार फोन पे बात कर लेंगे, मैं समझा दूंगा सर। सर ये क्वांट फंड्स क्या होते हैं? हाँ जी, दोबारा बोलिए। क्वांट क्वांट फंड्स। क्वांट फंड देखो दो हैं, एक तो क्वांट स्ट्रेटेजी होती है बाजार में निवेश करने की, और एक क्वांट नाम की कंपनी भी है। तो जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, तो क्वांट लार्ज कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, वो एक कंपनी का नाम है क्वांट फंड। तो उसके मल्टीपल फंड्स के पीछे क्वांट लिखा है क्योंकि वो कंपनी क्वांट है। और इसके अलावा एक क्वांट स्ट्रेटेजी होती है निवेश करने की, उसमें कुछ अलग तरह से वो रिसर्च करते हैं, जो शार्प मूवमेंट वाले शेयर्स होते हैं उस तरह में निवेश करते हैं। एज सच ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे नॉर्मल फंड है वैसे क्वांट म्यूचुअल फंड है।
Okay, thank you. नमस्कार अमित जी। लगवा लेना 3 नंबर की रील के पास। हेलो। जी राम अवतार जी, आप कुछ कह रहे हैं? राम अवतार नहीं सर, मैं संजीव भसीन बोल रहा हूँ। जी वसीम साहब बताइए। अमित जी नमस्कार, और संदीप को भी बहुत बहुत नमस्कार। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। यार अमित जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ पर मंथ के हिसाब से, तो उसका लॉकिंग पीरियड क्या रहता है कि इन केस अगर मुझे कभी फंड्स विड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है तो मैं कितने टाइम का उसका लॉकिंग पीरियड रहेगा, और उसका जब मैं म्यूचुअल फंड से बाहर निकलता हूँ तो उसका टैक्सेशन का क्या पार्ट रहेगा? जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इंडिया में कोई लॉक इन नहीं होता। सिर्फ जो लोग टैक्स रिबेट क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए अलग कैटेगरी के फंड होते हैं जिन्हें टैक्स सेवर फंड कहते हैं, सिर्फ वो लॉक इन वाले होते हैं। बाकी फंड जो नॉर्मल ओपन एंडेड है उनमें कोई लॉक इन नहीं। आपने आज निवेश किया, आप कल निकलना चाहते हैं, जो भी वैल्यूएशन होगी पूरी आपको मिल जाएगी। देयर इज नो सच लॉक इन। हाँ, एक एग्जिट लोड करके परिभाषा होती है, कुछ फंड में 1 महीने के लिए, कुछ में 3 महीने के लिए और अमूमन 1 साल के लिए, कि यदि आप 1 साल से पहले निकले तो जो भी एग्जिट वैल्यू है उस पर 1% पेनल्टी कट जाती है। इसे एग्जिट लोड बोला जाता है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन नहीं, आप 6 महीना रखो, 6 साल रखो, 600 साल रखो, डजंट मैटर। अमूमन हम ये रेकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो एटलीस्ट 5-6 साल सोच के करें। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब आप, एक तो शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। शॉर्ट टर्म यानी लेस देन 1 ईयर। यदि लेस देन 1 ईयर से पहले आप निकलेंगे तो वट एवर प्रॉफिट यू हैव मेड, उस प्रॉफिट पे 15% टैक्स लगेगा। यदि प्रॉफिट नहीं बना तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। माने आपने 1 लाख डाला और वापस निकलवाया तो 1,10,000 था, तो ये प्रॉफिट हुआ 10,000। 10,000 का 15% यानी कि 1,500 रुपए लग गया। और यदि 1 लाख लगा के 99,000 वापस लिया तो ये लॉस है, इसमें कोई टैक्स लगेगा नहीं। अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। 365 दिन के बाद सब कुछ लॉन्ग टर्म कंसिडर होता है। लॉन्ग टर्म में वट एवर प्रॉफिट यू आर मेकिंग, पहला 1 लाख छोड़ के बाकी प्रॉफिट का 10% टैक्स लगता है। अब इसको यूं समझ लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का निवेश किया और आप 10 साल तक स्टे इन्वेस्टेड रहे और 10 साल में आपका 1 लाख का 5 लाख बन गया। अब आपने 5 लाख वापिस लिए, 1 लाख लगाया, 10 साल रुके, 5 लाख हो गया, 5 लाख वापिस लिया। 1 लाख आपका मूलधन है वो निकल गया जो कैपिटल इन्वेस्टेड था। 1 लाख का एग्जेम्प्टेड है तो बाकी बचा 3 लाख। 3 लाख का 10% यानी कि 30,000, तो 30,000 देके आपके 5 लाख वाइट हो गए। तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट का 10% टैक्स काउंट होता है। बिल्कुल ठीक है अमित जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमित जी, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे किस किस म्यूचुअल फंड के लिए आप अभी हमें वो करते हैं कि भाई किस म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं। अगर एक पैसिव इन्वेस्टर है, पैसा डाल के छोड़ देने वाले, भैया मैं नहीं देख सकता रोज रोज, तो मल्टी कैप फंड ले लीजिए। उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का कॉम्बिनेशन है। लंबे समय में आपका पैसा बनेगा, चर्निंग फंड मैनेजर अपने आप करेगा। यदि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अच्छा उस स्ट्रेटेजी में शायद रिटर्न 15 से 20% के बीच में बने, बट यदि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बेहतर रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो फिर आप थोड़ा स्मॉल कैप का एक्सपोजर लीजिए। और उससे एडवांस अगर जाना है तो सेक्टर स्पेसिफिक फंड, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक फंड में एक्सपोजर शुड नॉट बी मोर देन 20% एंड हैज टू बी रिन्यू एवरी ईयर। मतलब हर 1 साल के बाद रिव्यू करना है। और आज के अगर मैं टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करूं तो डिफेंस इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर एंड एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। साइमल्टेनियसली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बेहतर परफॉर्म करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। बट अगेन मैं प्रिंटेड कमिटमेंट दे नहीं सकता, मुझे लगता है कि बेहतर होगा और ये निवेश मैंने खुद भी किया है। जिन 3 फंड्स की मैंने आपके सामने बात की, डीएसपी टाइगर, मोतीलाल डिफेंस, एचडीएफसी डिफेंस, ये दोनों मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी हैं। तो डिस्क्लेमर देना जरूरी था। मुझे लगता है कि आप यदि 1 लाख रुपए का निवेश करते कोई भी एक्स वैल्यू, तो आप 50% पैसा फ्लेक्सी कैप में रखिए, बाकी के 50% से आप सेक्टर में प्ले कीजिए, 15-15% तीनों सेक्टर में, और हर साल पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। ये एक बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट इसके लिए आपको एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए और एक गुड एडवाइजर चाहिए तो सही टाइम पे सही कमांड एग्जीक्यूट करा सके। ठीक है अमित जी, थैंक यू वेरी मच। और ज्यादा होगा तो पर्सनली एक बार बैठ के हम लोग मीटिंग एनी टाइम सर, एनी टाइम, एनी टाइम। थैंक्स अ लॉट सर, अमित थैंक जी, यू। आपने अमित, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मोतीलाल ओसवाल का एनएफओ बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी का एनएफओ आने वाला है? इंफ्रास्ट्रक्चर में एनएफओ देखो अभी तो कह नहीं सकते कब कौन सी कंपनी पेपर फाइल करती है,
बट डीएसपी टाइगर पहले से ही अवेलेबल फंड है और करीब 20 साल पुराना फंड है, और मुझे लगता है डीएसपी टाइगर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। अगर कोई इंफ्रा फंड आता है इस दौरान नया, तो मैं और गुलाटी साहब आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो अब ये कह नहीं सकते कब कौन सी कंपनी ने नया फंड लॉन्च करेगी, बट मैन्युफैक्चरिंग इज अ गुड थिंग, यू कैन गो विद अ मैन्युफैक्चरिंग फंड। ओके ओके। सर अमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, राकेश बताइए। है, राकेश है। सर ये मल्टी एसेट फंड कैसे होते हैं? इस पे पैसा लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए? मल्टी एसेट फंड। देखिए, कोई भी फंड सर खराब नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो आपकी नीड पे सूट करता है कि नहीं करता। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि शेयर बाजार वाले फंड होते हैं और बॉन्ड वाले फंड होते हैं और गोल्ड वाले फंड होते हैं। शेयर बाजार एक अलग एसेट है, वहां कोई निवेश करेगा तो शेयर बाजार का प्रॉफिट आएगा। गोल्ड एक अलग एसेट है, गोल्ड में कोई निवेश करेगा तो गोल्ड का प्रॉफिट आएगा। और जो बॉन्ड है वो एक अलग एसेट है। जो मल्टी एसेट फंड है वो तीनों एसेट में निवेश करता है, कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में। और जब उन्हें लगता है कि शेयर बाजार में चढ़ने की संभावना ज्यादा है तो शेयर बाजार में एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब तो रिसेशन आने की उम्मीद है, अब तो डॉलर या सोने के भाव बढ़ेंगे, तो सोने में बढ़ा देते हैं। मल्टी एसेट फंड एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी आप समझ सकते हैं, मतलब इट इज नॉट एन एग्रेसिव स्ट्रेटेजी। जिन लोगों को रुपया रख के उस पर मंथली विड्रॉवल चाहिए, या ऐसे लोग जिनकी लाइफ में टारगेट 2 या 3 साल के बाद आने वाला है, या रिटायर्ड व्यक्ति जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, उनको ऐसे फंड में जाना चाहिए। एक यंग जनरेशन जिनकी उम्र 40-45 है, जो लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, जिनकी लाइफ के टारगेट 20 साल दूर है, उनको इक्विटी फंड में जाना चाहिए, मल्टी एसेट फंड में नहीं जाना चाहिए। खराब वो भी नहीं है सर। एक तरह से मतलब कि ये सेफ फंड है, एग्रेसिव नहीं है ये वाला फंड। हाँ जी, ये एक डिफेंसिव बेट है जो तीनों जगह पैसा डालता है और एक कंजर्वेटिव नेचर का फंड है। जैसे एक बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड भी यही इसी टाइप का होता है सर? इससे थोड़ा सा एग्रेशन उसमें ज्यादा है। बैलेंस एडवांटेज में वो शेयर बाजार और बॉन्ड के अंदर पोर्टफोलियो चर्निंग करते रहते हैं और गोल्ड में नहीं करते, ये गोल्ड में भी करते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड की भी अगर मैं हिस्ट्री देखूं ना सर, तो बैलेंस एडवांटेज फंड के जो पिछले 20 साल के एवरेज रिटर्न है वो करीब करीब 13-14% के, मतलब निफ्टी से थोड़ा कम। तो वही है कि थोड़ा सा इक्विटी के साथ वो डेट ले रहे हैं तो फिर इक्विटी जितना रिटर्न तो नहीं देंगे। और बैलेंस एडवांटेज फंड भी उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जैसे शेयर बाजार में रिस्क कम लेना है, या उनकी लाइफ में टारगेट जल्दी आने वाले हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है, या मंथली मतलब पैसा डाल के मंथली विड्रॉवल लेना है, एफडब्ल्यूपी लेना है, उस नेचर के प्रोडक्ट हैं ये। थैंक यू सर, जी थैंक यू। Amit ji, Raman this side, and thank you that you have presented very well, and also give the answer to questions, that is also explaining very well. I don't have any question related to mutual fund, and I'm just would like to know about you. मतलब आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या करते हैं और कहाँ पे काम करते हैं सर? जी, मेरा नाम अमित पालीवाल है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हूँ। एनजे वेल्थ कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, फ्रीलांसर हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस चलाता हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। और क्वालिफिकेशन जो है, मैंने जो एमफी का एक क्वालिफिकेशन होता है जिसके तहत आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड का काम कर सकते हैं, वो लाइसेंस मैंने लिया हुआ है। और आई एम इनटू दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। और मेरा ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी में है। वैसे मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे इंडिया के लोगों का निवेश संभालता हूँ जी। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू सर, बहुत छोटा था। हाँ, बाकी आप यूट्यूब पे देख लीजिए सर। आप गूगल, यूट्यूब में क्या चैनल आपका, किस चैनल? आप हैशटैग अमित पालीवाल कहीं भी लिख दो, मेरा चैनल आ जाएगा। चलो, इतना है सर नाम, हैशटैग अमित पालीवाल लिख दो, सब कुछ स्क्रीन पर आएगा सर। ठीक है, थैंक यू बॉस। अमित जी, मैंने ना एनजे के थ्रू स्टॉक एसआईपी लगा रखी है, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या आपसे डिस्कस कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल पूछिए जी। मेरी एक स्टॉक एसआईपी लगी हुई है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। ठीक पिछले 2 महीने से वो रिजेक्ट हो रही है। ठीक मैंने जो उसमें रेंज दे रखी है वो दे रखी है 2100 से 3000। ठीक शेयर प्राइस जो चल रहा है 2700-2800 के आसपास चल रहा है। ठीक रीजन ऑफ रिजेक्शन आता है कि लिस्टिंग प्राइस इज मोर देन द मैक्सिमम एसआईपी प्राइस, एसआईपी इंस्टॉलमेंट। मैंने मेल भी भेज दी एनजे को। सर, But मैं no बताता हूँ, reply. मैं इसका रीजन देता हूँ सर। हर शेयर बाजार का जो शेयर होता है ना, उसकी डे ट्रेडिंग की एक लिमिट होती है कि 20% तक ऊपर जा सकता है और 20% तक नीचे जा सकता है। यदि कल किसी शेयर का भाव 100 रुपए पे क्लोज हुआ
तो आज उसकी मैक्सिमम लिमिट 120 है और लोअर लिमिट 80 है। तो जो मैक्सिमम लिमिट पे कहीं ट्रेड ना हो रहा उस दिन, अपर सर्किट ना लग जाए, तो एसआईपी जब हिट करेगी ना, तो मैं ये मान के चलूंगा कि अपर सर्किट हो सकता है। तो यदि महिंद्रा का एक शेयर 3000 का है, तो मुझे उसको लेने के लिए 3600 रुपए की बोली लगानी पड़ेगी। भले मुझे मिले 3000 में, लेकिन बोली मुझे मैक्सिमम 3600 तक जा सकती है, क्योंकि 20% का सर्किट है। तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट प्राइस को रिवाइज कर दीजिए, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो नहीं, मैं एनजे के पोर्टल पे जाके कहाँ से उस एसआईपी को रिवाइज कर सकता हूँ? वो एक बार क्योंकि टेक्निकल चीजें, कमांड कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद गुलाटी जी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं अपनी ऑपरेशन टीम को लाइन पे ले लूंगा। संदीप, यू हैव ऑल द डिटेल्स, प्लीज डिस्कस विद हिम। हाँ, Sure, मैं boss. ऑपरेशन टीम को लाइन पे लेके ना हाथ का सॉर्ट आउट करा दूंगा। ऑपरेशन Sure, टीम sir. को मैं लाइन पे ले लूंगा, और अगर मैं आज नहीं करा पाया क्योंकि ऑफिस बंद होता है संडे कोई के दिन, तो प्रॉब्लम मैं नहीं, मंडे कल अर्ली ट्यूजडे मॉर्निंग कभी भी करा कर दूंगा। लीजिए। अब तो वैसे भी 15 अगस्त को हिट होगी, वो 15 जुलाई की तो हाँ हिट हो चुकी है। हाँ, तो मैं मंडे मॉर्निंग इसे ठीक भी करा दूंगा जो भी एरर होगा। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि आपको प्राइस बैंड चेंज करना संदीप, एक पड़ेगा। बार जो मेल आई थी ना, वो अमित जी के साथ शेयर कर हाँ, लेना। मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। Definitely, sir. हाँ अमित प्लीज। जी, राकेश सप्रा हियर। एक और क्वेश्चन है मेरा, जी। क्योंकि इस समय में जिस हिसाब से मैं इंडेक्स को देख रहा हूँ, जिस स्पीड से चल रहा है, सेंसेक्स चल रहा है और निफ्टी भी जिस हिसाब से चल रहा है, और ये 91 वगैरह में भी एक कुछ स्कैम आया था, कुछ ऐसा वाला तो नहीं? क्योंकि हमारा पैसा बड़ा, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, आज मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होने वाला? क्योंकि कुछ जगह पे हमने सोशल नेटवर्क पर पढ़ा है कि यार ये बहुत बड़ा स्कैम भी होने वाला आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड में। सर देखिए, आई डोंट नो, इट मैं कुड बी समझ गया। रेलेवेंट टू ऑल द पीपल, क्योंकि जो भी यहाँ पर है हो सकता है उनके माइंड में भी हो। नहीं नहीं नहीं, तो सबके बिकॉज आई एम माइंड में है रिटायर्ड सर, गाय नाउ, सबके माइंड मैं में ये है। मुरुगप्पा ग्रुप से रिटायर्ड हुआ हूँ, और आई हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वेयर आई शुड इन्वेस्ट माय मनी, सो दैट आई शुड एटलीस्ट गेट सम मनी इन कमिंग डेज, कुछ ना कुछ मैनेज कर सकूं। गॉट इट या योर प्लीज। पॉइंट सर। सर, कल और आज दोनों दिन कुछ अखबारों में छपा है आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट कि बैंक डिपॉजिट्स का पैसा धीरे धीरे शेयर बाजार की तरफ मूव कर रहा है। तो एक्चुअल में जितने फॉरेन इन्वेस्टर निवेश करते थे, उनका निवेश आज भी उतना ही आ रहा है, और जितना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे। लेकिन जो इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर है ना, 18 साल का बच्चा भी शेयर बाजार में पैसा डाल रहा है, और इंडिया का खुद का एसआईपी बुक जो है 20,000 करोड़ के लगभग हो गया। तो एक्चुअल में मार्केट में इनफ्लो ज्यादा आ रहा है, कोई फ्रॉड वाली संभावना नहीं लगती। हालांकि मैं प्रिंटेड गारंटी नहीं दे सकता, और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ऑलवेज इज रिटन देयर, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फ्रॉड होने की संभावना है। ये मार्केट का नेचुरल फेस है, और एक्चुअल में आप देखें तो देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ड्यूरिंग लास्ट 5 to 7 ईयर। शेयर बाजार में पिछले 5-7 साल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं बनाया सर। ये मार्केट का नेचर है, हर 5 साल में डबल होता है। यदि आप मेरा वो सेंसेक्स वाला चार्ट देखेंगे, तो आप ध्यान से देखो, ये आज नहीं, हर 5 साल में बाजार डबल होता है, ये वही डबल हुआ है। और कंपाउंडिंग फॉर्मूला जो 15% का है, उसके हिसाब से 5 साल में डबल होता आ रहा है, और मुझे उम्मीद है आगे भी होता रहेगा। बाजार गिरता है, नेगेटिव न्यूज आती है, गिरता है। कल बजट पेश होना है, बजट खराब हुआ तो मार्केट गिरेगा, इधर उधर कहीं वार हो जाएगी तो मार्केट गिरेगा। लेकिन जब जब बाजार जितना गिरता है, अगले 2 साल में रिकवर भी हो जाता है, और लोग वेट करते रह जाते हैं कि गिरेगा तो लगाएंगे, बाजार गिरता नहीं, और जब वो लगाते हैं उसके तुरंत बाद गिर जाता है। तो आप कब आते हैं कब जाते हैं उससे मैनेज नहीं हो पाएगा, कितना समय आप बिताते हैं उससे बेहतर मैनेज होगा। आपने पैसा डाला, मार्केट गिर गया, आप कुछ नहीं कर सकते, स्टे इन्वेस्टेड, 5 साल में फिर ऊपर आके आपको बेहतर रिटर्न दे ही देगा। तो हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि बाजार में कोई फ्रॉड या इन्फ्लेटेड पिक्चर बन रही है। क्योंकि एक साल के अंदर ये 30% से ऊपर ग्रो किया है इंडेक्स। लास्ट ईयर इट वाज अप्रोक्सीमेटली 58 to 60,000। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले कई बार हो चुका है। अमित सर, वो हम शीट वो शेयर कर देना एक बार, वो जो येलो वाला ग्राफ मैं दिखा देता हूँ सर, वो आई थिंक दैट विल बी, उससे पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा सेंसेक्स। मैं दिखाता हूँ सर। उस हिसाब से अमित जी आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि रिटायर्ड आदमी को पैसा 3 जगह पे कहाँ लगाना चाहिए? क्योंकि आपने 33% का बताया था, एक वी शुड इन्वेस्ट, तो एक सर, रिटायर्ड पर्सन को कैसे करना चाहिए? बैलेंस फंड में जाना चाहिए सर बैलेंस फंड में। आपको। सर, ये मार्केट का ग्राफ है, मैं आपके सामने दोबारा दिखा रहा हूँ। कई बार हुआ सर, मार्केट यहाँ पहुंच के फिर गिरा, यहाँ पहुंच के फिर गिरा, यहाँ पहुंच के फिर गिरा, लेकिन जब जब गिरा ना, तो 1-1.5 साल के बाद फिर रिकवरी आ गई। अब लोग सोचते हैं कि मैं एग्जैक्टली इस पॉइंट को कैच कर पाऊं। जब ये पॉइंट आता तो लोग डरे होते हैं, यार और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और लोग बेच देते हैं। और इस पॉइंट पे लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो और जा रहा है ऊपर, और ऊपर जा रहा है। अब देखो पूरी लंबी जर्नी है सर, ये 91 से लेके
22 तक का ग्राफ है। आप लंबे समय में देखेंगे बाजार नीचे होकर फिर ऊपर आता है, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया कि बाजार का टॉप और बॉटम क्या है, कहां से गिरेगा और कहां से चढ़ेगा। और ये मैंने वैल्यू टर्म्स में सामने लिखा कि बाजार गिरा है, 30% गिरा, 40% गिरा, लेकिन उसके सामने आप ग्रोथ देखिए, ग्रोथ डबल हो जाती है उस दौरान। बाजार जितना गिरता है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जब बाउंस बैक करता है तो बहुत तेजी से करता है। -30 के आगे +80, -40 के आगे +80, -35 2020 कोरोना टाइम +100, तो बाजार रिकवर भी कर जाएगा सर। हाँ, ये कि आप रिटायर्ड हैं, आपका रिस्क कैरिंग कैपेसिटी कम है, आपकी रेगुलर इनकम अब शायद बंद हो चुकी है, तो आप हाई एग्रेसिव कॉल में नहीं जा सकते। यू शुड स्टे विद अ बैलेंस फंड, या अगर आप एग्रेसिव कॉल लें तो 10-15% से ज्यादा पैसा हाई रिस्क वाले फंड, स्मॉल कैप फंड या सेक्टर फंड में पार्क ना करें। मैं बस यही कहना थैंक यू चाहूंगा सर, ऐसे थैंक यू में। वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। अमित सर, एक क्वेश्चन आया है, ओवरव्यू चाहिए महिंद्रा मैन्युफैक्चरिंग म्यूचुअल फंड अगेंस्ट मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। सर देखिए, दोनों फंड सेम है, और यहाँ पे मैं एक डिफरेंशिएट करना चाहूंगा कि मोतीलाल ओसवाल हैज अ हिस्ट्री ऑफ लास्ट 40 ईयर मैनेजिंग इक्विटी। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत बड़ा इक्विटी ब्रोकिंग हाउस है, उनके पीएमएस चलते हैं पिछले 20 साल से। और महिंद्रा मनुलाइफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज्यादा पुराना नहीं है, हालांकि दोनों फंड मैन्युफैक्चरिंग फंड है, और ये कंपेयर करना मुश्किल होगा कि कौन बेहतर परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करें तो मेरे को दो चीजें मोतीलाल में बेहतर लगती हैं। एक, बाजार ऑलरेडी ऊपर है, और जब नए फंड में आप निवेश करते हैं तो फंड मैनेजर के पास 3-4 महीने का समय होता है पैसा रोक करके डालने का, कि कुछ दिन रुक के डालते हैं, अभी रखते हैं, झटका लगेगा तब निवेश कर देंगे। और दूसरा, मुझे लगता है कि एज ए रिसर्च हाउस मोतीलाल हैज ए अपर वैल्यू एज कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ। अदरवाइज महिंद्रा मनुलाइफ भी हमने ही बेचा है सर, और बहुत बेचा है, क्योंकि तब कोई और ऑप्शन था नहीं। तो मेरे हिसाब से दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मोतीलाल ओसवाल के पास दो एडिशनल एडवांटेज है। दे हैव हायर एक्सपीरियंस एज कंपेयर टू महिंद्रा मनुलाइफ, एंड दे हैव न्यू फंड, तो उसके पास समय होता है कि थोड़ा रुक रुक के भी निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज हम महिंद्रा मनुलाइफ में भी जाएंगे तो कॉल कोई बुरी नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, पूरे पोर्टफोलियो का 20-25% से ज्यादा हाई रिस्क कॉल में नहीं निवेश करना चाहिए। और कोई सवाल सर? सर मुझे ये पूछना था, XIRR जो परसेंटेज होती है, क्या रिस्पेक्टिव मतलब होनी चाहिए, बिकॉज एब्सोल्यूट रिटर्न और इसमें क्या फर्क होता है? मैं बताता हूँ सर, एक होता है ग्रोथ और एक होता है ग्रोथ रेट। मैंने बोला पैसा दुगना हुआ, तो ये ग्रोथ दिखी, पैसा दुगना हुआ, पर ये दुगना 1 साल में हुआ कि 10 साल में हुआ, उससे पता चलेगा ग्रोथ अच्छी है कि खराब है। तो उसको बाइफरकेट करने के लिए आया कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट, जिसे कहते हैं CAGR, यानी ग्रोथ को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके फॉर्मूला निकालिए कि सालाना ग्रोथ की दर क्या है। तो इन्वेस्टमेंट में काउंट होती है CAGR फॉर्म, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट। और इसके बाद आता है XIRR। XIR वहां काउंट होता है निवेश करके पैसा कितना बना, वो CAGR से पता चलता है। लेकिन अब उससे पार्शियल विड्रॉवल जब लेने लगते हैं कि कुछ पैसा विड्रॉ किया, 3 साल के बाद फिर कुछ और विड्रॉ किया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए XIRR फॉर्मूला लगता है। लेकिन एक आम निवेशक को कैलकुलेट करना है तो उन्हें CAGR को समझना चाहिए। और सरकार भी, मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो भी यही बोलती है कि कोई भी कंपनी अपने रिटर्न्स दिखाएगी तो CAGR फॉर्मेट में दिखाएगी, कि जितना भी ग्रोथ आया उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके ग्रोथ रेट बताओ। ग्रोथ कितना है उससे लोग मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। जैसे मैंने बोला पैसा 1.5 गुना हुआ, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं कितने साल में 1.5 गुना हुआ, कोई वैल्यू नहीं बनती। तो उसका बेहतर रिटर्न है CAGR, कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट। जी तो ये कितना होना चाहिए सर, एक रिस्पेक्टिव? देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट है उन इन्वेस्टमेंट के बेंचमार्क से बेहतर होना चाहिए। जैसे अगर मैं भारत में डिपॉजिट्स की बात करूं तो इनका बेंचमार्क RBI का बॉन्ड है। यदि RBI का बॉन्ड 5% दे रहा है तो आपकी बैंक FD 6, 6.5, 6.5 देना चाहिए, 7% देना चाहिए। अब यदि रिस्पेक्ट टू शेयर मार्केट बात करूं, अगर सेंसेक्स और निफ्टी 15 दे रहा है तो आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न उससे बेहतर होना चाहिए, 18-20 होना चाहिए। अब फ्यूचर में क्या होगा कि 18 रहेगा कि 22 रहेगा, ये कोई नहीं कह सकता। वी कैन ओनली काउंट विद रिस्पेक्ट टू बेंचमार्क। तो बेंचमार्क अगर नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव हो सकते हैं। निफ्टी 10% देगा तो हम 12% देंगे, निफ्टी 20% देगा तो हम 24% दे पाएंगे। तो ये कहना मुश्किल है कि कितना होना चाहिए, कितना आ रहा है मैं वो बता सकता हूं। अब आपके प्रोस्पेक्टिव से समझ लेते हैं। मैं जो भी निवेश कर रहा हूं, मेरे निवेश पे आने वाला ग्रोथ यदि महंगाई की दर से ज्यादा नहीं है तो मेरी वैल्यूएशन कभी ऊपर हो ही नहीं सकती।
फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करता है और उसको 7% का रिटर्न आता है, 10 साल के बाद पैसा 2.5 गुना होता है, तो उसकी वैल्यू ग्रोथ 0 है, क्योंकि 2.5 साल के बाद 1 लाख की वैल्यू भी 2.5 लाख हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो आपके रिटर्न इन्फ्लेशन से बेहतर होंगे तो कुछ बेहतर बना पाएंगे, इन्फ्लेशन से डबल होंगे तो बहुत अच्छा अचीव कर पाएंगे। अब इससे आगे इस फॉर्मूले को समझाना मुश्किल है। ठीक है। एक सर LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड, हाउ इज दिस वन रेगुलर प्लान? ये एक ऐसा फंड है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 सेगमेंट होते हैं। ये फंड लार्ज कैप और मिड कैप 2 जगह पैसा बांट के डालता है, तो उसमें आपको लार्ज कैप की स्टेबिलिटी भी मिलती है और मिड कैप का थोड़ा सा एक्सपोजर होता है, तो मिड कैप कंपनियां तेजी से ग्रो करती हैं। बट मैं ये रेकमेंड करता हूं, पहले इंडिया में 2 ही सेगमेंट होते थे, लार्ज कैप और मिड कैप। स्मॉल कैप सेगमेंट कोई जानता ही नहीं था, लेकिन अब स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेगमेंट भी आ चुके हैं। इफ यू वांटेड टू टेक हायर रिस्क, इट्स बेटर टू गो विद अ फंड मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप जो 25% स्मॉल कैप में भी निवेश करे, वो इससे बेहतर विकल्प होगा। और LIC के पास है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। और सर रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस होता है फिर? SBI ब्लू चिप फंड है मेरे पास रेगुलर प्लान। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी कंपनी के पोर्टल पे जाके डायरेक्टली परचेज करते हैं, यानी SBI की वेबसाइट पे जाकर के या टाटा की वेबसाइट पे जाके, तो आपको रेगुलर प्रोडक्ट मिलता है। और उसके लिए आपको अगर 10 फंड लेने हैं तो 10 अलग अलग पोर्टल पे जाना पड़ेगा, आपको 10 अलग अलग रिपोर्ट मिलेंगी, 10 अलग अलग यूजर ID पासवर्ड होंगे। जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़ते हैं, किसी ब्रोकिंग हाउस के साथ जुड़ते हैं, तो रिटेल प्लान होता है, उसमें फिर आपके एडवाइजर ही आपको सब कुछ, या एक ही पोर्टल पे सभी कंपनी के फंड मिल जाते हैं, ये डिफरेंस होता है। मैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हाउस से हूं, और मैं डिस्ट्रीब्यूशन हाउस वाले जो डायरेक्ट जो रेगुलर प्लान होते हैं वो प्लान रेकमेंड करता हूं कि आप इस तरह के प्लान लीजिए, जहां पे आप एक एडवाइजर इन्वॉल्व है। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अच्छा रहता है? दोनों के अलग अलग नफे नुकसान है जी। डायरेक्ट में आपको शायद 50 पैसा सालाना ग्रोथ ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर के साथ रहेंगे तो सही समय पे सही सलाह मिलने से आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न बेहतर बन जाएंगे कि कब एंट्री करनी, कब एग्जिट करनी। 2% का डिफरेंस आ जाए ना पोर्टफोलियो में, तो 25 साल में 1 करोड़ की बजाय 3 करोड़ वैल्यू हो जाती है कि अगर 17% आया तो 1 करोड़ बना, 19% आया तो 3 करोड़ बना, और एडवाइजर आपको बेहतर रिटर्न दिलवा पाता है जी। और कोई क्वेश्चन सर? सर ये जो आपने रेगुलर और ग्रोथ का बताया, एक ही फंड पे मैंने देखा है कि आगे उसी फंड का नाम सेम होता है, उसके आगे GR लिखा होता है और एक के आगे। हाँ जी, नाम सेम होता है। 2 अलग अलग पोर्टल से आप खरीद सकते हैं। अगर आप कंपनी के पोर्टल पे डायरेक्ट जाके खरीदेंगे तो आपको डायरेक्ट प्लान मिलेगा और उसके रिटर्न सालाना बेहतर होते हैं। उसकी NAV हो सकता है 55 रुपए हो, और जो आप डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हैं उसकी NAV हो सकता है 53 रुपया हो। तो ये डिफरेंस है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कैन ऑलवेज एडवाइज यू बेटर। आप इसको कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि यू कैन बाय मेडिसिन फ्रॉम केमिस्ट शॉप एज वेल। आप डॉक्टर के पास जाकर के एक अलग सेट ऑफ मेडिसिन परचेज करते हैं जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, और आप केमिस्ट की दुकान पर जाकर डायरेक्टली भी वो मेडिसिन ले सकते हैं यदि आपको उसकी जानकारी है। अब अगर एक स्मॉल पोर्टफोलियो बनाना है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यदि आप सच में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हैं, वेल्थ क्रिएट करते हैं, साल का 25% रिटर्न बनाते हैं, तो फिर आपको प्रोफेशनल पोर्टफोलियो एडवाइजरी चाहिए होगी। तो उस कंडीशन में फिर आप डायरेक्ट में समझ ही नहीं पाएंगे आधे टाइम कि कब कौन सा फंड लेना है और कब कौन से फंड से निकलना है। तो बेहतर ये है कि किसी एडवाइजर के साथ एसोसिएटेड रहें। यहाँ पे मेरी बायस्ड एडवाइस हो सकती है क्योंकि मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर हूँ, तो इसलिए मैं डिस्क्लेमर पहले से दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और भी होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में जैसे ग्रोथ में, जहां तक मैंने पहले सुना था कि ग्रोथ में जैसे उसका कोई आपका डिविडेंड आता है या कुछ और आता है तो वो री इन्वेस्ट हो जाता है ग्रोथ में, और रेगुलर में होता है कि आपको वो वापस मिल जाता है। तो इज इट ट्रू? सर 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, ग्रोथ एंड डिविडेंड। ग्रोथ ऑप्शन में योर वैल्यू कीप ग्रोइंग, 100 रुपए का निवेश 110 हो गया और अब अगली बार बढ़ेगा तो 110 से 120 होगा। और डिविडेंड वाले में 100 का निवेश 110 हुआ तो 10 रुपए का डिविडेंड कंपनी आपको दे देती है, बट इसमें आपको कभी कंपाउंडिंग ग्रोथ नहीं मिलती क्योंकि आपका रुपया वो हमेशा 100 ही रहेगा, जो प्रॉफिट बनता रहेगा वो आपके घर आता रहेगा। तो बेहतर है कि ग्रोथ ऑप्शन में जाइए अगर आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है। जिन लोगों को रिटायर्ड लाइफ के पास मंथली पेंशन चाहिए उनके लिए डिविडेंड ऑप्शन बेहतर होते हैं कि भाई हर साल मुझे डिविडेंड मिलता रहे, मेरी गाड़ी चलती रहे जी। बट उसमें तो NAV का कोई फर्क नहीं पड़ता ना? NAV में क्या फर्क पड़ेगा अगर ग्रोथ में हो या डिविडेंड में हो? NAV कम हो जाती है ना सर। अच्छा,
एनएवी कम हो जाती है। जब कंपनी 100 रुपए का 110 रुपया हुआ तो एनएवी 100 से 110 तो आपने हुई। जब ये 10 बोला, रुपया आया, आपने जो बोला कि 100 का 100 ही रहेगा, वो तो रहेगा नहीं ना, एनएवी तो बढ़ेगा। हाँ, एनएवी जो होगा डिविडेंड वाले में थोड़ा कम रेट से बढ़ेगा और ग्रोथ वाले में थोड़ा ज्यादा रेट से बढ़ेगा। नहीं सर, जमीन आसमान का डिफरेंस है सर, अच्छा, जमीन अच्छा। आसमान का डिफरेंस है। कोई ऐसा फंड आप कंपेयर करके बता सकते हो कि एक ही फंड का दो ऑप्शंस है और एक बंदे ने इन्वेस्ट किया उसमें अपना डिविडेंड वाले में, एक ने किया ग्रोथ वाले में, तो उसका 5 साल के बाद क्या रिटर्न है, ऐसा करके कुछ एक एग्जांपल मैं दे सकते हो? अलग से शीट आपको गुलाटी साहब के थ्रू शेयर कर दूंगा। मैं अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, शायद आप बातों से समझे। आपने 100 रुपए निवेश किए और 10 रुपए एनएवी वाले आपको 10 यूनिट मिले, क्लियर है सर? 100 रुपए निवेश किए, 10 रुपए यूनिट वाले 10 यूनिट मिल गए, और एक व्यक्ति ने डिविडेंड वाले प्लान में निवेश किया। अभी 1 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ के फंड की वैल्यू 110 हो गई, यानी एक फंड एनएवी 11 रुपए हो गई, क्लियर है जी? अब कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो जो 10 रुपए डिविडेंड आपके पास आया है ना, एक्चुअल में एनएवी 11 से घटा के 10 कर दी गई। तो वो सारी जिंदगी एनएवी जब जब बढ़ेगी वो ऊपर की एनएवी निकाल के आपको डिविडेंड पे कर देंगे, तो एक्चुअल में ग्रोथ एक्यूमुलेट हुई नहीं। और जो ग्रोथ ऑप्शन में बैठा व्यक्ति होगा उसकी एनएवी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये डिफरेंस होता है। जैसे रिलायंस ग्रोथ फंड की कीमत आज 4000 है, मैं रिलायंस ग्रोथ फंड का आपको डिविडेंड वाले प्लान का एनएवी बता देता हूँ। रिलायंस ग्रोथ फंड डिविडेंड, सर रिलायंस ग्रोथ फंड का ग्रोथ ऑप्शन का एनएवी 4000 है और रिलायंस ग्रोथ फंड का डिविडेंड वाले प्लान का एनएवी 122 रुपया है। और ये दोनों ही फंड 1995 में लॉन्च हुए थे। अब आप डिफरेंस खुद लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ हुई नहीं ना, जितनी ग्रोथ हुई उनको पे करते गए। मैंने कहा ना, जिसको रेगुलर इनकम चाहिए उसको डिविडेंड वाले ऑप्शन में जाना चाहिए, जिसको वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है उसे ग्रोथ ऑप्शन में जाना चाहिए। अब ये एनएवी आप डायरेक्ट नेट पे देख सकते हैं सर, मैंने हाथ के हाथ मोबाइल में देख के बताया आपको। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड आईडीएफसी 122 रुपया, ये है जी डिफरेंस। थैंक यू। अमित जी, राकेश सप्रा हियर। हम जब ये एक सिप लगाते हैं तो सिप में क्या होता है कि हमारे को हर महीने एक यूनिट्स मिल जाते हैं, करेक्ट? और वो यूनिट्स जो है जैसे मार्केट के हिसाब से हमारे को ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है? हमारी उस हिसाब से वेल्थ इंक्रीज होती रहती है। लेकिन जो सिस्टमेटिक विड्रॉल फंड है जिसमें हम वन टाइम इन्वेस्ट करने जाते हैं, जैसे सपोज करो मैं वन टाइम इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उसपे पैसा कैसे बढ़ता है? उसमें तो मैंने एक बार दे दिया और आज मेरे को जितने यूनिट मिले, सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, तो 1 लाख के मेरे को उन्होंने 1000 यूनिट दे दिए। जबकि अगर मैं सिप लगाऊंगा तो सिप में क्या कि मेरा हर महीने कुछ ना कुछ यूनिट ऐड होते चले जाएंगे और वो मार्केट के हिसाब से होंगे। तो मैंने जब शुरू में 1000 यूनिट लगाए तो मेरे को बैठ करके 1 लाख रुपए बना। अगले साल में अगले महीने में उसके बैठ करके यूनिट रेट बढ़ गया तो मेरे को 900 यूनिट मिलेंगे, लेकिन मेरी वैल्यू जो है वो 2,10,000 हो जाएगी। इस पे कैसे होता है? एसडब्ल्यूपी में कैसे होता है? एफडब्ल्यूपी में बताता हूँ सर। एफडब्ल्यूपी में 2 ऑप्शन होते हैं। एक, जो वेल्थ एक्यूमुलेट होनी है आप उससे ज्यादा का विड्रॉवल ले, जो वेल्थ एक्यूमुलेट होनी है आप उससे कम का विड्रॉवल ले रहे हैं। यानी आपने एक्स वैल्यू निवेश की, मान लीजिए 1 लाख रुपया, और उस 1 लाख रुपए के ऊपर मैं ये मान के चलता हूं कि 12% की ग्रोथ आएगी अगर मैं बैलेंस फंड की बात करूं। अब यदि आपका विड्रॉवल 12% से ज्यादा लेना चाहते हैं आप पूरे साल में, तो आपकी एनएवी बेच बेच के हम आपको पैसा देंगे सर। सीधी सी बात है, आपकी 100 एनएवी थी, घट के 99 रह जाएंगी, घट के 98 रह जाएंगी। और यदि आप 12% से कम विड्रॉवल लेते हैं, यानी 100 रुपए का निवेश हुआ, 1 साल में वो 112 बना और आपने 10 रुपए का ही विड्रॉवल किया, उस कंडीशन में आपकी नंबर ऑफ एनएवीज कम नहीं होती सर, आपकी एनएवीज बराबर बनी रहती हैं या आपका कैपिटल इन्वेस्टेड बराबर बना रहता है। तो ये निर्भर करता है आपके मंथली विड्रॉवल पे। जिन लोगों को एफडब्ल्यूपी का पैसा पूरा अगले 5 साल में कंज्यूम ही करना होता है, भाई मेरे को तो अगले 5 साल में विड्रॉवल से सारा पैसा खत्म करना है, वो लोग साल का 14%, 15% का विड्रॉवल लेते हैं, 5 साल में कैपिटल 0 हो जाता है, सारी यूनिट्स बिक जाती हैं। पर जिन लोगों को 25 साल के लिए विड्रॉवल चाहिए, वो लोग 8 या 9% का विड्रॉवल लेते हैं पोर्टफोलियो पे, 12% रिटर्न डेवलप होता है, 8% सालाना आप लेते रहते हो, तो आपकी वैल्यू भी एक्यूमुलेट होती रहती है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने 1 करोड़ डाला, 8% सालाना के हिसाब से मंथली विड्रॉवल लिया, और 14 साल होते होते 1 करोड़ पैसा जो वहां छोड़ा था वो 2 करोड़ हो गया। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ, मतलब सालाना विड्रॉवल भी लेते रहे तब भी पैसा 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया अगले 12 साल में। ऐसा होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब यही है कि सर आप जितना जनरेट हो रहा है उससे कम लेंगे तो आपकी यूनिट्स कम नहीं होंगी, जितना जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा का विड्रॉवल लेंगे तो आपकी यूनिट, आपका जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू वो कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं, बट सपोज करो मेरे को 1000 यूनिट मिल गए 1 लाख के इन्वेस्ट या 10 लाख का मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे को 1000 यूनिट मिल गए और मैं कोई विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ,
तो वो मेरा वैल्यू 1 लाख का मतलब वो बढ़ता चला जाएगा वहां पर? बढ़ता चला जाएगा। अगर आप विड्रॉवल नहीं ले रहे तो बढ़ता चला जाएगा। अमित सर सर, सॉरी टू SWP इंटरप्ट यू, मैंने भी एक व्हाट्सएप भेजा है, जो हमारे क्लाइंट हैं उनका एक प्रेजेंटेशन SWP का मेरे पास तैयार है फरवरी तक का, जो ठीक 2017 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर बाई चांस हम शेयर कर पाए तो। ठीक है। SWP मेरे को भी शेयर कर लेना रमन को। मैं बताता हूँ सर मैं बताता हूँ। SWP is not a product. SWP is a command to execute whether to withdraw or not. SIP is not a product. Product म्यूचुअल फंड ही है। SWP is a way to invest, systematic investment plan, and SWP is way to withdrawal, systematic withdrawal plan. SIP और SWP केवल दो कमांड हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट आपका म्यूचुअल फंड ही है। एग्री सर, लेकिन क्या होता है, SIP का मतलब हो गया कि मैं हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, SWP का मतलब है मैंने वन टाइम इन्वेस्ट किया है। हाँ तो जी, वन टाइम इन्वेस्ट करके किया, आप विड्रॉ हाँ, कर रहे हैं। नहीं मैं अगर विड्रॉ आप नहीं कर रहा हूँ, मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो सर मैंने आपने SWP पे विड्रॉ डाल नहीं करके रोक किया दिया। सर, फिर हाँ। SWP में निवेश हुआ ही नहीं आपका। SWP विड्रॉवल की कमांड है, प्रोडक्ट नहीं है। आपका निवेश म्यूचुअल फंड में हुआ है, इट विल बी कीप ग्रोइंग। SWP इज ए कमांड टू विड्रॉवल। जब तक आप कमांड टू विड्रॉवल नहीं देंगे, विड्रॉवल शुरू नहीं होगा। योर वैल्यू विल बी कीप ग्रोइंग, योर पोर्टफोलियो विल बी कीप ग्रोइंग। SWP एक कमांड है जो एग्जीक्यूट करने पे मंथली पे आउट आता है। आप एक मुश्त निवेश करके छोड़ना चाहते हैं, उसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, SWP नहीं कहते। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहती है सर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो बढ़ रही है। जो रिलायंस ग्रोथ फंड आज 4000 का है, वो 10 रुपए से ही तो शुरू हुआ था। ओ ओके, अमित सर, ठीक क्या है। अभी जो मैंने व्हाट्सएप पर आपको भेजा है, इज इट पॉसिबल दैट आप उसको अभी स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं? तो राकेश सर का जो एक सवाल था ना, पूरी प्रेजेंटेशन है मेरे पास, बिकॉज हमारे सबसे पुराने इन्वेस्टर हैं 2017 में, उनकी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में फरवरी तक का है रेडी, अगर इफ इट पॉसिबल। रुकिए मैं देखता हूँ सर। हाँ आ गया सर। एक्चुअली नहीं, मोबाइल में मैं लैपटॉप से मोबाइल स्क्रीन कन्वर्ट करूंगा तो ऐसा ना हो बंद ही हो जाए प्रेजेंटेशन, क्योंकि ओके, नहीं कमांड कोई मेरे बात नहीं, मेरे आप वो भेज हाँ देंगे संदीप जी, हाँ। आप वैसे भेज दीजिएगा, आपके मैसेज आते मैं रहते हैं। राकेश सर, आप मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमारे कोई क्लाइंट बात, हैं 2017 से हमारे साथ इन्वेस्टेड है वो, ठीक उन्होंने है। एक लमसम अमाउंट डाला था, और 2017 से हम उनको एक मंथली SIP SWP सॉरी दे रहे हैं, और वहां पर आपको एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर मिल जाएगा, और वो एक्चुअल फिगर्स है, मतलब वो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। नहीं कोई आप बात, उसको गूगल पे किसी भी इंटरनेट साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर मंथली में क्या विड्रॉल मिला है, और आज उनकी उस पर्टिकुलर जो उन्होंने प्रिंसिपल 2017 में डाला था, जिसके आज उसकी क्या वैल्यू है, जिसके अंदर आप कोरोना काल पे ही देख सकते हैं कि उनका प्रिंसिपल एक बार डिप भी किया था। तो मैं ओके, आपको आफ्टर मीटिंग में आपको शेयर कर दूंगा। श्योर प्लीज, थैंक यू जी थैंक्स। सर। अच्छा, एक कमेंट बॉक्स में अंजना पवार जी का एक क्वेश्चन है। आई वांट टू नो अबाउट द गोल्ड फंड। देखिए, जैसे शेयर बाजार वाला फंड शेयर बाजार में निवेश करता है, बॉन्ड वाला फंड बॉन्ड्स खरीदता है, ऐसे गोल्ड वाला फंड प्योर गोल्ड खरीदता है। इसमें आपको एक पेपर स्टेटमेंट मिलता है कि आपके इतने रुपए का गोल्ड हमारे पास है। जिस भी दिन आप उसको विड्रॉ करेंगे, जो उस दिन का 24 कैरेट का प्राइस होगा, उस पे आपको पैसा मिल जाएगा। आप चाहे 50,000 25,000 इकट्ठे डालो, चाहे 1,000 2,000 5,000 रुपए महीना डालो, आज जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो आज के गोल्ड रेट को फ्रैक्शनेट करके हम आपको यूनिट्स दे देंगे, और जिस दिन आप विड्रॉ करोगे, जो उस दिन का गोल्ड का रेट है, उसको फ्रैक्शनेट करके आपको आपका विड्रॉवल मिल जाएगा। नेट शेल में रियल गोल्ड का प्राइस आपको मिलता है। और इसका फायदा क्या होता है कि देखो, नॉर्मल आप ज्वेलरी बनाते हो, ज्वेलरी को आप 3 बार जौहरी के पास ले जाओ, वैल्यू 0 हो जाती थी। 3 बार आपने मड़वा ली गहने तो खत्म होगी उसकी वैल्यूएशन। चोरी हो सकता है, नकली हो सकता है, मिलावट होती है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बाद में लड़ती है कि कान का मेरा है, नाक का तेरा है। तो यदि आप गोल्ड में निवेश करते हो, गोल्ड का इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड, तो उसके बदले आप उसमें मल्टीपल नॉमिनी भी बन सकते हो। आप 2 अलग अलग गोल्ड में निवेश कर सकते हो कि एक गोल्ड फंड में बेटे को ज्वाइंट होल्डर बना दिया, एक गोल्ड फंड में बेटी को नॉमिनी कर दिया, तो आपकी अगली जनरेशन में भी वो डिस्प्यूट नहीं आते। और जिस दिन आप वापस लोगे, प्योर गोल्ड है, कोई टाका नहीं कटेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, आपको रियल वैल्यूएशन मिल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्ड फंड। बाकी इसकी डिटेल में अभी थोड़ी देर में अलग से भी शेयर कर दूंगा। ओके सर। संजीव भसीन जी का, इलियास जी का भी है। जी इलियास जी बताइए। इलियास जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इलियास जी, हेलो बताइए। सर, एक थोड़ा सा ETF बताएंगे सर? ETF का कैसे वो किया जाता है, ट्रांजैक्शन वगैरह ETF को?
ETF स्टैंड फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जिन म्यूचुअल फंड को आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के खरीदते हैं, जैसे गुलाटी साहब के थ्रू या हमारे थ्रू, अब गवर्नमेंट ने इस तरह के फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी करा दिया है। तो कुछ ऐसे फंड हैं जो शेयर बाजार में शेयर की तरह ट्रेड करते हैं। आप जब चाहे उन्हें खरीद सकते हैं, जब चाहे उन्हें बेच सकते हैं। और ETF में, जैसे थोड़ी देर पहले डायरेक्ट की भी बात हो रही थी, ETF के प्रॉफिट मार्जिन 50 पैसा 75 पैसा ज्यादा होते हैं। बट हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एक तो ETF की वैरायटी कम है, फंड्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है, ETF की वैरायटी कम है। और दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल है, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो तभी खरीद पाएंगे जब कोई दूसरा बेचना चाहेगा। और चढ़ते बाजार में ETF मिलता नहीं, और जब बाजार गिर रहा होता है, आप बेचना चाहते हैं, बिकेगा तभी जब कोई बायर है। तो हमने देखा है कि ETF में, क्योंकि वॉल्यूम ट्रेडिंग नहीं होती है, अक्सर ETF में एग्जिट करते वक्त परेशानी होती है कि वो भाव तो 100 रुपए का है लेकिन बायर 80 रुपए में खड़ा है, तो आपका 100 रुपए का जो प्रॉफिट था वो 80 रुपए में आपको निकालना पड़ेगा। तो ETF के साथ ये तो फायदा है कि आप एक्सचेंज से इंस्टेंटली खरीद सकते हैं और उस पर आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है, लेकिन आपको एक्सचेंज में उसकी ब्रोकरेज भी देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बेचने वक्त, उसका भाव तो 100 रुपए है और खरीदार सामने 80 रुपए में है। अब आपकी मजबूरी है बेचना, तो 80 में देना पड़ेगा। तो ETF एक्सचेंज से खरीदे और बेचे जाने वाले म्यूचुअल फंड है। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। अमित सर, मेरे पास व्हाट्सएप पे एक सवाल आया है, हालांकि HDFC डिफेंस से रिलेटेड है और हाथ सबके बंद चुके हैं इस फंड को लेके। कोई बात नहीं, तो पूछे ना सवाल है सर। कि क्या फ्यूचर में उम्मीद है कि ये दोबारा से पैसा लेना स्टार्ट करेगा? सर मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि HDFC डिफेंस सब्सक्रिप्शन दोबारा ओपन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 3000 करोड़ रुपए आ चुका है। और डिफेंस में ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन इंडिया में कंपनियां लिमिटेड हैं, करीब 15-16 कंपनियां ही हैं जो डिफेंस सेक्टर की हैं। तो उन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो आज से करीब 9 महीना पहले ही बंद कर दिया था। और SIP निवेश हो रहा था, वो भी एक पैन नंबर पे केवल 10,000 महीना, उससे ज्यादा नहीं, अब वो भी बंद हो गया। अब यदि किसी को डिफेंस में जाना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक मोतीलाल डिफेंस, जो कुछ दिन पहले ही अभी बंद हुआ है। दूसरा, DSP टाइगर में भी डिफेंस का एक्सपोजर है, DSP टाइगर में करीब 10% पैसा डिफेंस में है। और एक NJ फ्लेक्सी कैप फंड है, NJ ग्रुप का, जिस ग्रुप से मैं बिलोंग करता हूं, उसमें भी करीब करीब 10% एक्सपोजर डिफेंस का है। और ये जो जिस मैन्युफैक्चरिंग फंड की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग फंड है तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में डालेगा। तो इंडिया में डिफेंस इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वो टैंक बनाएंगे, तोप बनाएंगे, जहाज बनाएंगे, आर्टिलरी बनाएंगे, सिग्नल, रडार, ड्रोन बनाएंगे, तो सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो मुझे उम्मीद है मैन्युफैक्चरिंग फंड का एक्सपोजर भी डिफेंस में अच्छा खासा होगा। अभी HDFC को तो हम बंद कर चुके, कुछ नहीं कर सकते। जी अमित जी, ये और एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है रमेश सर का, कि जैसा आपने बताया कि निपॉन का जो ग्रोथ फंड है वो 4000 पे पहुंच चुका है और 10 रुपए से 4000 हो चुका है। क्या दिस इज द राइट टाइम टू बाय SIP और लमसम इन दिस? सर म्यूचुअल फंड में जो NAV होती है ना, वो बस एक बाइफरकेशन मेथड होता है आपके रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कैलकुलेशन दिखाने के लिए। वो फंड 4000 का हो या 40,000 का, आप यदि 1000 निवेश करेंगे तो 4000 का वो आपको 1/4 यूनिट देंगे। और म्यूचुअल फंड की यूनिट को 4 डेसिबल तक काउंट किया जाता है। तो यदि वो आपके पोर्टफोलियो पे सूट करता है, रिलायंस ग्रोथ फंड एक यूं समझ लीजिए कि BSE 200 लेवल, यानी लार्ज कैप से थोड़ी छोटी कंपनियां, मिड कैप जैसी कंपनियों में एक्सपोजर है उसका, एक लार्ज और मिड कैप जैसा, यानी आधा पैसा बड़ी कंपनी और आधा पैसा मझोली कंपनी में डालने वाला फंड है। और मुझे उम्मीद है ये फंड हमेशा निफ्टी से बेहतर रिटर्न जिंदगी भर देगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है, और बाजार में भी इसके रिटर्न निफ्टी से बेहतर आए हैं। निफ्टी ने 15 दिया है, इसने 22 दिया है, आगे भी ऐसा ही रिटर्न देगा। और वो डजेंट मैटर की NAV क्या है, आपको आपके रुपए पे फ्रैक्शनल अमाउंट मिल जाएगा। और केवल यही नहीं, फ्रैंकलिन का एक फंड है, उसका NAV 2500 रुपया है। बिरला का एक फंड है, उसका NAV 2000 है। जितने भी फंड 25 साल पहले लॉन्च हुए थे, सबके NAV 2500-3000 की रेंज में है। ये इकलौता फंड है जो 4000 पे सबसे पहले पहुंचा, क्योंकि ये थोड़ा मिड कैप एक्सपोजर वाला फंड था डे वन से ही। आई होप द आंसर इज क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लास्ट में लूंगा, अभी अभी जस्ट आया है कि इंडिया का सबसे महंगा शेयर है MRF टायर्स। हाँ जी, बिल्कुल है। अगर उसको म्यूचुअल फंड्स में लेना हो तो कौन सा फंड हाउस उसके अंदर इन्वेस्ट करता है? सर एक फंड आया था कुछ दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, SBI ऑटोमोटिव फंड, और एक है UTI ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड। ये दोनों फंड स्पेसिफिकली उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिन कंपनियों का एक्सपोजर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। ट्रांसपोर्ट में ये और
कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड है, जो पैसेंजर व्हीकल है या कमर्शियल व्हीकल है, कार, ट्रक, बस, इस तरह में। तो इस तरह की किसी कंपनी में एमआरएफ का एक्सपोजर मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। और मैं अभी आपको एक हाथ के बता भी देता हूँ कि एमआरएफ में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपए का शायद शेयर का भाव है। आम आदमी तो एक शेयर भी नहीं खरीद पाएगा। तो केवल एमआरएफ नहीं सर, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। आई होप इस मीटिंग में बैठे लोग जॉकी अंडरगारमेंट नाम जानते होंगे, उस कंपनी का नाम पेज इंडस्ट्री है, उसका भी भाव इसी तरह से शायद 50,000 की रेंज में होगा। तो थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। ऐसे बहुत सारे फंड मिल जाएंगे सर जिनका एमआरएफ में एक्सपोजर होगा। मैं रिपोर्ट आपको शेयर कर दूंगा सर उसकी। तो सर आने वाले टाइम में आप ओसवाल टेक्नोलॉजी फंड को एक अच्छा फंड मानते हैं? सर टेक्नोलॉजी फंड अब अच्छा हो चुका है। उसका रीजन है कि एक साइकिल होता है जो ऊपर नीचे होता है, और पिछले 3 साल से टेक्नोलॉजी फंड ने परफॉर्म नहीं किया। और जिस तरह से टीसीएस के रिजल्ट आए हैं अभी करीब 4 दिन पहले, मुझे उम्मीद है टेक्नोलॉजी फंड अब नेगेटिव टेरिटरी से निकल के स्टेबल टेरिटरी या पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस काइंड ऑफ थीम में परफॉर्म बेटर देन आईटी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जो रूटीन इन्वेस्टमेंट होती है जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, वो सेबी के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं। तो कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो अदर देन म्यूचुअल फंड होती है, तो उसको गवर्नमेंट ने अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का नाम दिया, जिसमें बॉन्ड होते हैं, रियल एस्टेट होता है, फॉरेन इक्विटीज होती हैं। बट इनमें एक बड़ा मेजर इशू ये आता है कि ये ना लॉक इन वाले प्रोडक्ट हैं, और वक्त पड़ने पे आपके लिए कभी कभी निकलना इनसे मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ठीक है, बेहतर है कि थैंक आप यू। रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप म्यूचुअल फंड के साथ ही रहें। ठीक है, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन सर? सब लोगों के सवाल हम दे पाए। लास्ट में मैं अमित जी सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती Thank you, समय sir. दिया। थैंक यू वेरी मच थैंक यू for सर, थैंक यू। valuable session. And apart from that, I will thank all my customers, my clients, जिन लोगों ने अपना कीमती समय इस सेशन के लिए दिया। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपके मन में कुछ क्वेरीज रह गई हैं, तो आप डायरेक्टली, हम अभी टच में आएंगे तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। फ्यूचर में हम दोबारा से आपके पास आएंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेकर, और आप लोगों को कोशिश करेंगे और अवेयर करते पाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू संदीप थैंक जी, यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। प्रभात जी, Okay, sir, आपके thank you. पास कमांड है।